MongoDB की हम जो बात कर रहे हैं वो अगर हम ध्यान से देखें इस पूरी पिक्चर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहली वाली चीज से हाईलाइट करें, लव्ड बाय डेवलपर्स, बिल्ड फॉर फुल टेक्स्ट सर्च। इसका मतलब जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, है ना, गूगल पे आपने ब्राउन जैकेट सर्च किया तो इसका मतलब फुल टेक्स्ट सर्च है, ये उसे सपोर्ट करता है, एआई बेस्ड चीजों को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ट्रांजेक्शंस होती है हमारे पास, जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उस पर एसेट प्रॉपर्टी कभी हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें सपोर्ट करता है। अगर कोऑर्डिनेट बेस्ड डेटा रखना है, जीपीएस बेस्ड डेटा रखना है, वो सपोर्ट करता है। साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है कि स्कीमा फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है। इसका मतलब मैं स्कीमा लेस हो सकता हूं, मैं स्ट्रक्चर फॉर्म के डेटा पे नहीं, मैं अनस्ट्रक्चर डेटा पे भी काम करके आ सकता हूं। 52,000 प्लस कंपनी से यूज कर रही है, 46% मार्केट शेयर है इस वक्त MongoDB का NoSQL के केस में, और 1.68 बिलियन का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साथ में वर्ल्ड का नंबर 1 डेटाबेस है इस टाइम पे। अब जब हम डेटाबेस की बात करें तो अगर आप यहां से देखो तो इसका जो डेटाबेस वाला जो फंडा है वो कहता है कि डेटाबेस के अंदर मैं कलेक्शंस मेंटेन करता हूं, इट लाइक टेबल, और टेबल के अंदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता हूं, डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन एंड देन इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू बीसन। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो भी हम देखने वाले आगे चल के। और ये सारी कंपनीज हैं जो आज की डेट में मोंगो को यूज कर रही है। सिर्फ वो कंपनीज मैंने हाईलाइट करी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन है बहुत सारी कंपनी, क्योंकि यू नो इट कि 52,000 प्लस कंपनीज है राइट नाउ से यूज कर रही है। तो वी हैव इनफ मोटिवेशन कि MongoDB पे क्यों जा रहे हैं। तो MongoDB इज जस्ट अ डेटाबेस। अब वो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन बन रही है तो उसके पास कोई ना कोई डेटा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप डेटा देख रहे हो, रील्स देख रहे हो या किसी पोस्ट देख रहे हो, इसका मतलब डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, और अगर डेटा है तो डेटाबेस होगा बिहाइंड द सीन। सो दिस इज द फिटमेंट कि अगर आप स्विगी पे भी ऑर्डर देखते हो तो आपकी ऑर्डर हिस्ट्री दिखती है कि आपने पास्ट के ऑर्डर किया, फिर आप उसे रीऑर्डर भी करके आ पाते हो, तो इसका मतलब वो डेटा कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो रहा है। अगेन डेटाबेस नीडेड। ओला पे कोई ट्रिप करते हो तो ट्रिप करके भी आपकी ट्रिप की भी हिस्ट्री मेंटेन होती है, तो अगेन आप सेम ट्रिप यूज करके आ पाते हो, तो इसका मतलब वहां पर भी आपकी हिस्ट्री है। नेटफ्लिक्स पे वॉच हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, इसका मतलब ये सब डेटा मेंटेन करके चल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम इसे ऐसा समझने की कोशिश करें कि नो ऐप विदाउट डेटा, मतलब कोई एप्लीकेशन विदाउट डेटा काम ही नहीं कर रही है। अगर फ्लिपकार्ट यूज करें तो जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस। स्पॉटिफाई पे गाने सुन रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस। तो वी हैव इनफ मोटिवेशन कि वी नीड अ डेटाबेस बिहाइंड द सीन। तो डेटाबेस को क्लासिफाई कर रखा है दो तरीके से कि डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होता है। डेटाबेस में जब डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो डेटा स्टोर करने के अपने पास दो मैकेनिज्म्स हैं। हमारे पास एक मैकेनिज्म ऐसा है जो थोड़ा ना स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी कॉलम फिक्स्ड है, नेम कॉलम फिक्स्ड है, प्राइस फिक्स्ड है। यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट नेम प्राइस क्वांटिटी भी मैं ऐड करके आ सकता हूँ, शायद इसमें क्वांटिटी ना ऐड करके आऊं। तो जब भी हम बात करते हैं NoSQL की, वो फ्लेक्सिबल वे है ना, अनस्ट्रक्चर्ड वे है, और जबकि SQL की जब भी बात करते हैं वो इनफ्लेक्सिबल है, फिक्स स्ट्रक्चर है वहां पर। तो आप इस बेस पे डिसाइड करते हो कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसा है। अगर मेरे सॉफ्टवेयर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए डेटा को स्टोर करने की, शायद डेटा आएगा या नहीं आएगा, ये फील्ड्स होंगी या नहीं होंगी, तो मैं किसकी तरफ जाऊं, NoSQL की तरफ। लेकिन अगर स्ट्रक्चर फिक्स है तो मैं किस तरफ जाऊं, SQL यानी कि RDBMS की तरफ मैं निकल जाऊं। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। थोड़ा और लाइमलाइट में लेकर आएंगे। तो अब थोड़ा सा इससे जाने से पहले कि SQL कैसे काम करता है, NoSQL, पहले उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज SQL से, व्हाट इज NoSQL से, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो SQL और NoSQL में डिफरेंशिएशन अंडरस्टैंड करते हैं। SQL में जितना डेटा है वो रिलेशनल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में है। NoSQL में जितना भी डेटा है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, या फिर की वैल्यू फॉर्म में, या फिर कॉलम बेस्ड फॉर्म में, या फिर ग्राफ बेस्ड फॉर्म में। तो NoSQL के 4 टाइप है एक्चुअली में डेटा को स्टोर करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकता है। डॉक्यूमेंट मतलब जैसे MS वर्ड की फाइल होती है ना आपके पास, उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन पड़ा होता है, जेसन मतलब की वैल्यू पेयर पड़ा है आपके पास, या सिर्फ की वैल्यू पेयर हो सकता है आपके पास, या कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं डेटा के अंदर, या आपके पास ग्राफ फॉर्म में डेटा हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया का डेटा हो जाता है, जैसे कि फेसबुक पे फ्रेंड, इस फ्रेंड के साथ कितने फ्रेंड्स कनेक्टेड है, उस बाकी फ्रेंड्स के साथ कितने फ्रेंड्स कनेक्टेड है, तो वो ग्राफ बेस्ड डेटा आपके पास। तो वी हैव चॉइसेस कि मैं कैसा डेटा मेंटेन करता हूं। तो SQL को इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, थिंक लाइक एक्सेल शीट विद रो एंड कॉलम्स। लेकिन NoSQL थिंक लाइक गूगल ड्राइव, जहां पर डेटा ना अलग अलग स्टाइल में है, वहां PDF भी है, वहां इमेजेस भी है, वहां वीडियो भी है, वहां ऑडियो भी है। जैसे व्हाट्सएप पे अगर चिट चैट करते हो तो आपका डेटा अलग अलग वैरायटी का होता है, आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, आप ऑडियो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो। इसका मतलब आपके पास वैरायटी ऑफ डेटा है, तो आप किस पे जाओ, NoSQL पे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास पूरा। तो अगर डेटा का कोई स्ट्रक्चर है तो आप उस तरफ जाओगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब हम इसकी बात करते हैं SQL की, तो SQL बोलता है स्कीमा बेस्ड है, मतलब एक टेबल बनाओ, उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करो। तो आपने उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया तो कॉलम फिक्स्ड हो गया आपके,
कॉलम फिक्स होने का एक्चुअली मतलब ऐसा है कुछ कि मुझे पता है कि मेरे पास ये फील्ड्स होंगे। जैसे सपोज मैं कोई स्कूल या कॉलेज का सिस्टम बना रहा हूं, तो रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होंगे, सेमेस्टर होगा, फीस होगा, ये सब कैसा हो गया, फिक्स हो गया मेरे पास। तो फिक्स स्ट्रक्चर की वजह से मैं इस तरह से जाऊंगा। जैसे बैंकिंग में आप बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हो, फिक्स्ड है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, आपका बैलेंस है, आपका टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब फिक्स कर रखा है। लेकिन जब NoSQL की बात करते हैं, वहां बिल्कुल डायनेमिक है डेटा। जैसे अगर आप कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन बनाओ तो सेंसर्स लगे होंगे। जैसे घर में बहुत सारे सेंसर है, उसका डेटा मैं मेंटेन करना चाहता हूं, तो कोई सेंसर डेटा दे रहा होगा, शायद कोई सेंसर उस वक्त डेटा ना प्रोड्यूस कर रहा हो उस मोमेंट पे। तो सपोज कोई AC ऑन है, उसको सेंस करने के लिए कि कूलिंग कैसी है, और उस कूलिंग का टेम्परेचर का डेटा मेरे पास ऐप पे दिख रहा है, लेकिन लेट्स से अगर AC ऑफ है तो डेटा आ ही नहीं रहा मेरे पास। तो इसका मतलब वेराइटी ऑफ डेटा हो सकता है, माइट भी वो फील्ड हो, माइट भी वो फील्ड ना हो। इसलिए मुझे डायनेमिक स्कीमा चाहिए जिसमें मैं रन टाइम पे चीजें ऐड भी कर सकता हूं और रिमूव भी करके आ सकता हूं। सोशल मीडिया बेस्ड डेटा होता है, तो सोशल मीडिया पे भी लेट्स से अगर मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, मैं पोस्ट ही नहीं करता कुछ, या कमेंट ही नहीं करता, ना रिप्लाई करता, ना लाइक्स करता, तो मेरा डेटा उस यूजर के कंपैरेटिव बहुत अलग होगा जो पोस्ट, कमेंट, रिप्लाई या एडवर्टाइजमेंट चलाता है, अपनी पोस्ट को बूस्ट करता है, तो उसका डेटा बहुत अलग होगा मेरे से। तो इसका मतलब उसका स्कीमा में जो डेटा मेंटेन होने वाला है वो बिल्कुल ज्यादा है, किसी का बिल्कुल कम है। लेकिन अगर मैं स्कीमा बेस पे आता तो वहां फिक्स होता तो वो कॉलम्स खाली पड़े होते हैं, नल पड़े होते हैं विंडो से, तो वो वैल्यू ले रहे होते मेरे पास। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि मैं एसक्यूएल की तरफ जाऊंगा या NoSQL की तरफ जाऊंगा। अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल के एग्जांपल है MySQL, Oracle, Postgres, MS SQL सर्वर, ये सब एग्जांपल है एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस के, यानी कि RDBMS के। और जब हम NoSQL की बात करते हैं, MongoDB, DynamoDB या Cassandra या Firebase, CouchDB, Neo4j, ये सब हमारे पास एग्जांपल है NoSQL डेटाबेसेस के। तो NoSQL के अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है, 4 इंप्लीमेंटेशन है, हम उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स जंप टू द वेरी फर्स्ट थिंग। हम यहां पहुंचते हैं टाइप्स ऑफ NoSQL की तरफ। तो टाइप्स ऑफ NoSQL समझते हैं। तो एसक्यूएल के ना अलग अलग टाइप्स है। तो पहला जो टाइप है हमारे पास जो सामने आता है, दैट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड, यानी कि हम जो मोंगो पढ़ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है। डॉक्यूमेंट बेस्ड का मतलब है कि वो सिर्फ स्टोर करेगा जेसन डेटा, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो बेस्ट है ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए, ब्लॉगिंग्स के लिए, तो वहां हम ज्यादा यूज करते हैं। MongoDB इज एग्जांपल, या फायरबेस इज एग्जांपल, या CouchDB इज एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट बेस के लिए। बस ऐसा हाईलाइट कर सकते हो कि अगर हम डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस की बात करते हैं तो वी कैन थिंक अबाउट कि हमारे पास एक डेटाबेस होगा, तो वी हैव अ डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर हमारे पास कलेक्शंस बने होंगे। तो कलेक्शंस को आप टेबल्स की तरह समझ सकते हो इजीली समझने के लिए। तो यहां पर कलेक्शंस बने होंगे, तो कलेक्शंस ऐसे बने होंगे जैसे कि लेट्स से ऑर्डर्स का अलग कलेक्शंस है, कस्टमर्स का एक अलग कलेक्शंस है, इसी तरीके से लेट्स से प्रोडक्ट्स का एक अलग कलेक्शन है। तो ये कलेक्शंस हो गए। अब ये कलेक्शंस के इनसाइड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो यू हैव डॉक्यूमेंट्स को आप ऐसे समझ सकते हो, इट्स लाइक रिकॉर्ड्स। तो आपके पास यहां पर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होंगे, तो देयर वुड बी अ डॉक्यूमेंट। तो अगर हम मोंगो के कंटेक्स्ट में बोले तो मोंगो का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, CouchDB का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। तो कलेक्शन बनेंगे, उसके अंदर क्या बन रहे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के इनसाइड, अगर हम डॉक्यूमेंट के इनसाइड जाएंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा होगा की वैल्यू पेयर के अंदर। उस की वैल्यू पेयर को आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मेरे पास ऑर्डर्स का डेटा, तो ऐसा लिखा होगा ऑर्डर आईडी, फिर ऑर्डर का नाम कि दिस इज ऑर्डर ए, फिर उसकी क्वांटिटी, उस ऑर्डर पे क्या क्वांटिटी, मान लो 10 है, फिर उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है उस ऑर्डर का, मान लो 7,000 उसका कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये डेटा इस डॉक्यूमेंट के अंदर इनसाइड पड़ा होगा। इस डेटा की लिमिट मोंगो के अंदर 16 MB, 16 MB तक का आप डेटा इसके अंदर प्रिजर्व करके आ सकते हो। तो एक डॉक्यूमेंट में हमारे पास 16 MB का जेसन प्रिजर्व किया सकता है। जेसन असल में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, यानी की वैल्यू फॉर्म में हम इस डेटा को प्रिजर्व करके आ रहे हैं। दिस इज हाउ मोंगो मेंटेन द डेटा। तो डेटाबेस बनाएगा, उसके अंदर कलेक्शन बनाएगा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन पड़ा होगा, और जेसन फर्दर इंटरनली जब स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर वो बीसन बन जाएगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट। तो ये हमें समझ में आया कि डेटा कैसे मेंटेन हो रहा होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज वी अंडरस्टैंड कि मोंगो की कैटेगरी क्या है, डॉक्यूमेंट बेस्ड, और डॉक्यूमेंट बेस्ड कैसे काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी NoSQL है। तो NoSQL बहुत बड़ा है, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड, राइट। इसके साथ दूसरा है की वैल्यू स्टोर। ये की वैल्यू का मतलब है सिर्फ की वैल्यू स्टोर करके रख रहा है हमारे पास। तो ये जनरली बेस्ट प्रैक्टिस है कहां पर,
कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, उसका ऑफ कोर्स आपके पास कोई डेटाबेस है, ये आपकी ऐप चल रही है, फोन में चल रही है मान लो कोई ऐप, और वो ऐप डेटाबेस से कोई डेटा लेकर आएगी किसी बैकएंड एपीआई कॉल लगा के। तो ऐप आपकी ऐप कॉल लगा रही है किसी बैकएंड एपीआई को, तो यहां मान लो कोई वेब एपीआई या वेब सर्विस या रेस्टोरेंट सर्विस है, और ये डेटाबेस से बात करती है, और डेटाबेस से जब कोई डेटा लेकर आती है बहुत फ्रीक्वेंट डेटा है, बार बार आता है। जैसे कि सपोज स्विगी पे टॉप प्रोडक्ट्स जो लोग यूज कर रहे हैं वो डेटा दिख रहा है। अब वो क्या कर सकता है, उस टॉप प्रोडक्ट जो डेटा दिख रहा है उसको उठाकर, क्योंकि वो या कोई स्कीम दिख रही है, 2 दिन की कोई ऑफर है, 3 दिन का कोई ऑफर है, वो स्कीम हर ऐप पे दिख रही है, तो इस डेटा को मैं उठाकर डेटाबेस से निकालकर कैश में रख लूंगा, कैश कर लूंगा इस डेटा को की वैल्यू पेयर में, क्योंकि जो डेटाबेस मेंटेन होगा वो एक्चुअली में किसी हार्ड ड्राइव में होगा, राइट। और हार्ड ड्राइव स्लो होते हैं, तो मैं उस डेटा को कहां पर ले आऊंगा, रैम पे ले आऊंगा, और अपने एपीआई को बोलूंगा कि जब भी डेटा बोरो करना है, कहां से बोरो करो, इस कैश में से। तो इसका मतलब वेरी फर्स्ट टाइम मेरा डेटाबेस में से निकल कर रैम पे आके बैठ जाएगा, और फिर मेरा एपीआई डेटाबेस में से डेटा निकालेगा और हैंड ओवर कर देगा किसको, मेरी ऐप को। तो इससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे को डेटा को हर बार कहां से नहीं लेकर आना, हार्ड ड्राइव में से। इस बात को बिल्कुल समझो कि अगर आपको वीडियो गेम खेल रहे हो तो वीडियो गेम आपके हार्ड ड्राइव में पड़ी है, आप उसे डबल क्लिक करते हो तो रैम पे आती है, तब वो तेज चलती है ना, हार्ड ड्राइव से नहीं चलती, उसमें लोड आ रहा होता है थोड़ी देर तक कि लोड हो रही है गेम, लोड होने के बाद वो जब बैठ जाती है वहां पर आके रैम पे, फिर आप उसे प्ले करके आ पाते हो। सेम आपने डेटा को भी यहां पर स्टोर कर लिया। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर कैशिंग सिस्टम है वो है रेडिस कैश। तो लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को किसके थ्रू स्टोर कर लेते हैं, रेडिस कैश के थ्रू। रेडिस कैश इतना डेटा रखता है, वो की वैल्यू पेयर में डेटा मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब NoSQL का जो दूसरा स्टाइल है दैट इज अ की वैल्यू स्टोर। तो बेस्ट है कैशिंग करने के लिए, आप सेशंस, टोकन्स या फ्रीक्वेंट यूज वाला डेटा स्टोर करके आ सकते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है कॉलम बेस्ड आपके पास। तो कॉलम बेस्ड का मतलब है स्टोर डेटा इन कॉलम्स। इसका मतलब आपका डेटा इतना ह्यूज है तो आप क्या कर रहे हो, उसके कॉलम्स मेंटेन करके आ रहे हो। तो यू कैन थिंक अबाउट इन सच अ वे कि कॉलम बेस्ड डेटाबेसेस को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि सपोज अगर मेरे को किसी कस्टमर का एड्रेस मेंटेन करना है, तो मैं यहां पर उस एड्रेस को फर्दर ब्रेक डाउन कर दूं कि मेरे पास एड्रेस फील्ड को मैं उसके पूरी रो की फॉर्म में स्टोर करके उसके भी फर्दर कॉलम्स बना दूं कि एड्रेस के अंदर स्टेट होगा, सिटी होगा, फिर पिन कोड होगा उसका, फिर स्ट्रीट एड्रेस होगा, फिर कोई लैंडमार्क होगा। तो मैंने उसी डेटा को क्या कर दिया, फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया किसके अंदर, अलग अलग कॉलम्स के अंदर। कॉलम बेस्ड होगा। इससे फायदा क्या होगा, मैं पर्टिकुलर उस कॉलम पे जा सकता हूँ ना डेटा निकालने के लिए। अगर सब कुछ एक ही रो में लिखा होता डेटा तो उसे ढूंढना, उसमें से स्ट्रीट नंबर निकालना या उसमें से पिन कोड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो दैट्स वाई इसके लिए अपाची, कैसेंड्रा जैसे डेटाबेसेस हमारे पास आते हैं जो कि कॉलम बेस्ड है, जहां पर बहुत सारे कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। तो दे आर सेइंग कि इंस्टेंट ऑफ की इंफॉर्मेशन को मैं एक रो में स्टोर करूं, मैं उसके फर्दर क्या बिल्ड कर दूं, कॉलम्स। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ NoSQL। इसके बाद एक जो चौथा टाइप आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस। तो ग्राफ बेस्ड डेटाबेस जनरली यूज करे जाते हैं, जैसे कि कोई भी मेरे को ऐसी एप्लीकेशन बनानी है गूगल मैप जैसी, जहां पर मेरे को कोऑर्डिनेट्स पे काम करना है, जहां मुझे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं कि भाई ये लोकेशन इस लोकेशन से वेल कनेक्टेड है। जैसे आप सोचो ना कि अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, तो दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए जो बीच में कनेक्शंस बन रहे हैं कि मेरे को इस रूट से होकर जाना है, ये रूट इससे कनेक्टेड है, मुझे धोला कुआं से होकर जाना है ना, मुझे जिस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास से होकर जाना है। तो इसका मतलब ये सारे जो कनेक्शंस मेरे पास बिल्ड हो रहे हैं वन बाय वन, ये बेसिकली कैसे बिल्ड हो रहे हैं, ग्राफ बेस्ड डेटाबेस यूज कर रहा हूं। या मैं अगर कोई सोशल मीडिया पे लेट्स से फेसबुक या लिंक्डइन जैसी एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो वहां पर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स मुझे पता लगाने, तो वो भी मेरे पास कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो मेरे को एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन बनाना, तो ये बिल्कुल वैसे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ्स हमारे पास होते हैं। तो दैट्स अ ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ NoSQL। तो हम लोगों ने ब्रॉड लेवल में समझ लिया। फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। फाइनल वर्डिक्ट है कि जब हम NoSQL पढ़ते हैं तो NoSQL isn't no to SQL, it's actually not only SQL। मतलब नॉट ओनली SQL है, नो टू SQL कुछ फंडा नहीं चल रहा है इसका। और ये बेसिकली सबसे लेटेस्ट एज का डेटाबेसेस है, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, चिट चैट कर रहे हैं हम लोग, गूगल ड्राइव जैसी चीज यूज कर रहे हैं, इन सब पे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। किसी टाइम पे लोग ERP सिस्टम्स, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, है ना, स्टॉक्स के सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स यूज कर रहे थे। वहां पर ना फिक्स था डेटा कि ऐसा ही होगा, डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा। तो प्रेफरेंस थी RDMS पे जाने की। लेकिन जब ये सोशली हम एक्टिवेट हुए तब हमें डेटा चाहिए कैसा, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, क्योंकि हर एक का डेटा अलग अलग हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ न्यू एज ऑफ डेटा।
जो जितना डेटा स्टोर कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड डेटा इन जेसन फॉर्म, की वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हमारे पास डेटा मैंने आपको दिखाया जैसे आईडी 1001 नेम समथिंग, तो हम इस तरीके से डेटा प्रिजर्व करके यहाँ पर स्कीमा जो है हमारे पास, स्कीमा की फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, स्कीमा लेस आर्किटेक्चर में हम आ गए हैं ताकि हम रन टाइम पे किसी फील्ड को ऐड करके आ सकते हैं। पहले किसी फील्ड को ऐड करने के लिए टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता था, तो नाइटमेयर था माइग्रेशन उसका। मतलब अगर वो नया फीचर लेकर आना है तो आई नीड टू चेक इट कि मैं उस फीचर को चेंज नया स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा, फिर पता नहीं उसका क्या इंपैक्ट होगा पीछे वाले में। यहां मैं रन टाइम पे चेंजेस करके आ सकता हूं। आई मीन टू से मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी, स्कीमा को स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, स्केल करके आ सकता हूं बहुत इजीली एप्लीकेशन को, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ना, आरडीएमएस का प्रॉब्लम ये है कि ना वर्टिकल स्केल हो पाता है क्योंकि उसमें सारी चीजें एक ही डेटाबेस में ग्रो होती जा रही है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं, हम और मशीन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मिलियन ऑफ यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और उबर कर रहा है हमारे पास। और मॉडर्न एप्स के लिए सबसे परफेक्ट है, इसका मतलब चैटिंग एप्लीकेशन, आईओटी, रियल टाइम गेमिंग, सोशल मीडिया फीड्स, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, वहां पर ये बेस्ट रोटेट है। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास NoSQL किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ वी हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन कि मोंगो कहां फिट होता है। अब मोंगो के सेटअप से शुरू करते हैं कि मोंगो को सेट करते हैं। वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। अब इसे सेटअप से स्टार्ट करेंगे हम और वहां से देखेंगे कि हाउ वी कैन राइट अवर क्वेरीज। तो अभी हम लोगों ने थियोरेटिकल चीजें बहुत सारी देखी, वंस वी नो ऑल दोस थिंग्स, अब इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। सब कुछ 100% प्रैक्टिकल वे में करते हैं, सेटअप से शुरू करते हैं और कुछ क्वेरीज चलाकर देखते हैं इसके। तो मोंगो को सेटअप करने के लिए ना बस दो स्ट्रेटेजीज है। तो मोंगो को सेटअप करने के लिए एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप मोंगो को अपनी मशीन पे ही सेटअप कर लो, दैट इज कॉल्ड लोकल सेटअप, जिससे आपको मोंगो का कम्युनिटी वर्जन मिलेगा। तो आप मोंगो की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर उसका कम्युनिटी वर्जन मिलेगा और आप इसे सेटअप करके आ सकते हो, जो कि मैं लेस रिकमेंड करता हूं, क्योंकि अगर आपने सेटअप किया तो आपकी लोकल मशीन पे आप उसे कहीं से एक्सेस नहीं करके आ सकते। ऑफकोर्स वो आपकी मशीन पे हार्डवेयर भी ज्यादा यूज करेगा। तो आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज कॉल्ड मोंगो एटलस। मोंगो एटलस असल में क्लाउड बेस्ड सर्विस है, तो क्लाउड बेस्ड एक सर्विस दी गई आपको, आप इसे यूज करो। जब आप इसे यूज करते हो इस क्लाउड बेस्ड सर्विस को, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास होता है कि भाई डेटाबेस अब क्लाउड पे सेटअप है। मतलब क्लाउड पे सेटअप होने का मतलब वो या तो AWS पे सेटअप है, या फिर वो एज्योर पे सेटअप है, या फिर वो फिर आपके पास गूगल क्लाउड पे सेटअप है ना, इनमें से कहीं पर वो सेटअप है और आप उसे एक्सेस करके आ रहे हो। तो आपको अपनी मशीन पे क्या करना है, उस क्लाउड बेस्ड सेटअप को एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो उसे COI बेस्ड एक्सेस कर लो या आप उसे GUI बेस्ड एक्सेस कर लो। तो आपको दो ऑप्शन तो ये, जब आपको COI बेस्ड एक्सेस करना है तो इसका मतलब मोंगो शेल अपनी मशीन पे इंस्टॉल करोगे। तो मोंगो शेल असल में उसका क्लाइंट है, ठीक है। और आप यहां से COI बेस्ड मतलब सब कुछ कमांड बेस्ड करोगे, जो कि बहुत रिकमेंडेड है प्रैक्टिस करने के लिए कि आप कमांड्स लिखोगे उसे चला दोगे। दूसरा ऑप्शन है GUI बेस्ड। GUI बेस्ड के लिए आपको मोंगो कंपास मिलता है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हो इन कमांड्स के अंदर, तो आप बार बार कमांड्स मत लिखो, आप मोंगो कंपास यूज करो, उसमें आपको कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत सारी चीजें GUI बेस्ड, यानी प्लस का बटन दबाओ ऐड हो जाएगा, माइनस का बटन दबाओ डिलीट हो जाएगा, तो या डायरेक्टली अपडेट करके आओगे, बिल्कुल एक्सेल की तरह कि आप वहां पर काम करके आ सकते हो। आप मोंगो कंपास यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन तो ये है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये बनता है कि आप अगर क्लाइंट्स इंस्टॉल नहीं करा जाते, क्योंकि आपको दो तरह के क्लाइंट है, एक COI बेस्ड क्लाइंट, एक GUI बेस्ड क्लाइंट, या आप कोडिंग के थ्रू मोंगो से कनेक्ट कर दो, ये एक तीसरा ऑप्शन है। तो आप Node.js के थ्रू मोंगो से कनेक्ट कर जाओ, या जावा के थ्रू कनेक्ट हो जाओ, या C# के थ्रू जाओ, पाइथन के थ्रू जाओ, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू आप कोड करके इससे कनेक्ट करके आ सकते हो। क्योंकि वो मोंगो पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मोंगो का शेल यूज करेंगे, कमांड बेस्ड सारी चीजें यूज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला थॉट आपके पास आता है कि आप MongoDB पे गए, MongoDB पे जाकर आपने सबसे पहले यहां पर साइन इन कर लिया अपने अकाउंट पे। तो आपके पास एक अकाउंट होना जरूरी है और लॉग इन गूगल कर लो बस। तो बहुत सिंपल सा सेटअप है, लॉग इन गूगल करेंगे, ये हमारे पास अकाउंट इसका सेटअप हो जाएगा इससे। तो एक बार इसका अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। तो यहां जाते हैं, तो जैसे हम यहां जाते हैं, तो जैसे अगर मैं जाऊं तो मेरे इस अकाउंट पे ऑलरेडी एक क्लस्टर दिखा रहा है, तो मैं यहां से इस क्लस्टर को हटा सकता हूं, या मैं एक नया क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएट करके आ सकता हूं। तो लेट से अगर मैं क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करता हूं, तो ये मेरे से क्लस्टर पूछता है कि कौन सा क्लस्टर मुझे बनाना है। तो लेट से मैंने यहां पर एक क्लस्टर बिल्ड किया, तो फ्री वर्जन वाला क्लस्टर मैंने यहां पर बिल्ड किया। इसका मतलब देखते हैं, इसका देखो मतलब क्या है कि जब हम मोंगो को यूज करते हैं तो मोंगो असल में किसी क्लाउड पे सेटअप होगा। लेट से हम मान लेते हैं AWS पे।
AWS पे वो हमें एक स्पेस देगा सब चीजों को चलाने के लिए। उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, हमें एक क्लस्टर देगा। तो हम एक क्लस्टर सबसे पहले बिल्ड करेंगे, उस क्लस्टर के अंदर हम अपना एक डेटाबेस बिल्ड करेंगे। डेटाबेस के अंदर कलेक्शन यानी कि टेबल जैसा बिल्ड करेंगे, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डालेंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन रखेंगे और जेसन फर्दर डीसन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास डेटा मेंटेन होगा। हम जो मोंगो एटलस यूज कर रहे हैं, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लस्टर बनाने का मौका देता है फ्री वर्जन में, तो हम एक क्लस्टर बिल्ड करेंगे और फिर उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हैं, राइट। और एक क्लस्टर के अंदर 512 MB का फ्री स्पेस हमें मिलता है इस फ्री वर्जन में। अब करते हैं बिल्ड क्लस्टर। तो बिल्ड क्लस्टर पे जैसे गए तो देखो फ्री का ऑप्शन दिखना शुरू हो गया। तो नाउ इट इज कमिंग अप फ्री और देखो यहां पर आ गया 512 MB, 5 GB दिखा रहा था। तो 512 MB इज बेसिकली आ स्टोरेज और रैम शेयर्ड है, सीपीयू भी शेयर्ड है। इसका मतलब एक शेयर मशीन बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे किसी आप बस में बैठे हो और आपको एक सीट मिल गई बस के अंदर, ठीक है। आपको एक ऑप्शन ये मिलता है डेडिकेटेड मशीन, 2 GB 2 CPU वाली मशीन ऐसे मिल जाएंगे आपके पास, लेकिन वो पेड में आती है। तो यहां पर क्लस्टर 0, यहां पर प्रोवाइडर कौन से क्लाउड पे आपको होस्ट करना है, मैं AWS प्रेफर कर रहा हूं। रीजन मतलब सबसे पास का जो रीजन AWS का प्रोवाइडेड है वो है मुंबई, ठीक है। तो मैंने मुंबई रीजन यहां पर चूज कर लिया। उसके बाद क्रिएट डिप्लॉयमेंट करते हैं, बस क्रिएट डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये एक क्लस्टर बना देगा, फ्री का एक क्लस्टर मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। क्लस्टर जैसे बिल्ड होगा ये मेरे से पूछेगा कि जो आपका क्लस्टर है यानी कि आपका जो डेटाबेस बिल्ड होगा उस पर एक आईपी एड्रेस सेट कर दो। मैंने अपना करंट आईपी एड्रेस में सेट कर दिया, तो इसमें मैंने करंट आईपी एड्रेस सेट कर लिया। इसका मतलब मैं इस आईपी से रिक्वेस्ट कर सकता हूं इस डेटाबेस के क्लस्टर पे। उसके बाद इससे मेरे से यहां पर ड्राइवर की इंफॉर्मेशन मांगी, या मतलब अगर मैं कोड से कनेक्ट करना चाहता हूं, या GUI तो कंपास का ऑप्शन, और हम किसे यूज करना चाहते हैं, शेल को। तो मैंने शेल चूज किया। अगर मेरे पास शेल नहीं है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा आई डोंट हैव अ शेल, और बेस्ड ऑन माय OS मैं उस शेल को इंस्टॉल कर लूंगा। यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं डाउनलोड कर लूंगा विंडोज के लिए शेल। मैक पे हूं तो मैक के लिए कमांड चला दूंगा ब्रू इंस्टॉल mongo sh, तो शेल इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी शेल है। अगर मेरे पास शेल है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं इस कमांड को और यहां से टर्मिनल पे जाता हूं। तो यहां से मैं टर्मिनल ओपन करता हूं, तो हियर इट इज, मेरे पास यहां एक टर्मिनल, में इस टर्मिनल को आपके सामने लाता हूं। जस्ट अ सेकंड, दिस इज टर्मिनल आई हैव सो। तो ये टर्मिनल में लाया आपके सामने, ठीक है। इस टर्मिनल पे जाकर, जिस टर्मिनल पे हम लोग आए हैं फ्रॉम दिस प्लेस, यहां आते हैं। यहां पर मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब जब मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा mongo sh mongodb, ये मेरे क्लस्टर का URL है जहां पर क्लस्टर है, और ये मेरे से यूजर नेम पूछेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से पहुंचना पड़ेगा इस जगह, और लेट्स से मैं इसे क्लोज करता हूं। यहां पर आपके पास एक डेटाबेस का ऑप्शन आएगा, डेटाबेस एक्सेस का। डेटाबेस एक्सेस पे यहां पर आप अपना एक यूजर बना के रखें। मैंने एक ऑलरेडी पहले बना रखा था, तो मैं एक यूजर बना लेता हूं अमित नाम से, और उसका एक पासवर्ड सेट कर देता हूं। मैंने उसका पासवर्ड सेट कर दिया, और उसके बाद मैं उसे एक रोल दे सकता हूं कि मैं ऐड अ बिल्ड इन रोल कर सकता हूं। मैं उसे बोल सकता हूं ये एटलस एडमिन होगा, इसका मतलब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स होंगे, या ये सिर्फ रीड एंड राइट करके आ सकता है डेटाबेस में, या सिर्फ डेटाबेस को रीड कर सकता है। मैंने इसे एडमिन रोल दे दिया ऐसे। ऐसा करने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड अ यूजर। ऐड अ यूजर क्या है, ये यूजर ऐड हो गया अमित नाम का, ठीक है। इसे मैंने सेव कर दिया लेट्स से, और यहां से आई जस्ट जंप टू दिस प्लेस, मैं यहां से पहुंच जाता हूं टर्मिनल की तरफ। तो मैं टर्मिनल पहुंच गया। देखो अब यहां से इसे मेरे से पूछे यूजर नेम क्या है, मैंने बोला अमित है। अभी मेरे से पासवर्ड पूछेगा, मैंने यहां पर उसका पासवर्ड स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से मैंने उसका यहां पर पासवर्ड दे दिया, और अगर पासवर्ड करेक्ट है तो वो कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से। देखो वो कनेक्ट हो गया। तो दिस थ्रू दिस वे यू आर एबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस। तो थॉट क्या हुआ, देखो आपके पास थॉट, अगर हम इसको कनेक्ट करके आए तो हमें थॉट ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें क्लस्टर क्रिएट करना है, उसमें डेटाबेस यूजर क्रिएट करना है। जैसे मैंने अमित और एक पासवर्ड क्रिएट किया, आईपी एड्रेस देना है अपना कि मैं इस आईपी से कनेक्ट करूंगा, राइट। और फिर जब मैं क्लस्टर बिल्ड कर लूं तो मेरे को अपने शेल पे जाकर ये कमांड टाइप करनी है, ठीक है। जो कमांड मैंने आपके साथ शेयर करी, जो कमांड हम यहां टाइप करके आएंगे, once this command is get type, जैसे ये कमांड मेरे पास टाइप हो जाएगी, आई एम एबल टू कनेक्ट टू दिस क्लस्टर। मैं इस क्लस्टर से कनेक्ट हो चुका हूं, और अगर मैं अब यहां जाकर शो डीबीएस लिखता हूं तो ये मेरे को डेटाबेसेस दिखा देगा। इसके पास 3 डेटाबेसेस होंगे बाय डिफॉल्ट इनसाइड इट, है ना। ये सैंपल डेटाबेसेस है जिसने बिल्ड कर रखे हैं। यहां जाके मैं अपना सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा, फिर डेटाबेस के अंदर अपने कलेक्शंस क्रिएट करूंगा, फिर इंसर्शन डिलीशन अपडेशन ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करके आऊंगा।
तो अब सबसे पहले मस्ट नो कमांड्स में जाते हैं कि ये वो कमांड्स हैं जो मस्ट है एक डेवलपर के लिए जो मोंगो सीख रहा है, उसको ये कमांड्स आनी चाहिए। तो लेट्स जंप टू अपने टर्मिनल पे जंप करते हैं। हम सारी कमांड टर्मिनल से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली कमांड हम लोगों ने कौन सी पढ़ी अभी तक? शो डीबीएस। जैसे हमने कनेक्शन बनाया था, वी आर जस्ट चेकिंग आउट कि हमारे पास डेटाबेसेस कौन कौन से, तो शो डीबीएस से हमें सारे डेटाबेसेस पता चल डेटाबेस हमें पता चल गए। अब मैं अपना नया डेटाबेस बनाना चाहता हूं, तो एक कमांड है यूज। तो यूज और लेट्स से मैंने यहां पर लिख दिया शॉप डीबी, तो शॉपिंग का एक डेटाबेस बिल्ड हो जाएगा हमारे पास। तो यूज कमांड दो काम करती है, अगर डेटाबेस ऑलरेडी है तो उसे ओपन कर देती है, अगर नहीं है तो क्रिएट प्लस ओपन कर देती है। ठीक है, तो जैसे आपने ऐसा लिखा आपको दिखेगा टेस्ट हटता है और उसके लिए क्या लिखा आता है? शॉप डीबी। लेकिन आप जब शो डीबीएस करोगे ये नहीं दिखाएगा आपको शॉप डीबी। वो इसलिए दिखाता है, वो कहता है जो आपका डेटाबेस है ना वो एम्प्टी है, जब तक उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं दिखाऊंगा इसे। तो आपको यहां जाके करना पड़ेगा, इसके अंदर कलेक्शन ऐड करके आना पड़ेगा। तो आपके पास डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपके करंट डेटाबेस को पॉइंट करता है। अगर आप डीबी पे एंटर करो तो यू आर एबल टू सी, आपको दिखेगा शॉप डीबी। सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो सेमीकोलन लगाना। ठीक है, तो मैं लिखा डीबी, आपको दिखा कि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? शॉप डीबी। तो डीबी जैसे किसी प्रोग्रामिंग के अंदर दिस पॉइंटर होता है ना, जो पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को, सेम डीबी पॉइंट करता है करंट डेटाबेस को। तो आप डीबी पे जाओ और डीबी पे जाकर यहां वर्ड लिखते हैं हम क्रिएट कलेक्शन। तो जैसे मैं यहां ये वर्ड लिखता हूं क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन में मैंने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट्स, तो इस नाम से कलेक्शन बनाकर आ जाएगा। तो ये आपको जेसन रिटर्न करेगा ओके 1, इसका मतलब आपके पास कलेक्शन बन गया। अब आप यहां से शो कलेक्शंस करके देखकर आ सकते हो कि ये कलेक्शन मेरे पास है, राइट। अब इस कलेक्शन के अंदर अगर मुझे जाना है तो मैं ऐसे करके जाता हूं db.products.kind। अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे को दिखाएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स एन एम्प्टी वन। तो ये मुझे एम्प्टी कलेक्शन यहां पर शोकेस करके दिखा रहा है कि दिस कलेक्शन इज एम्प्टी राइट नाउ हियर। तो बस अगर मैं वो कलेक्शन को डिलीट कर दूं, ड्रॉप कर दिया तो आपको ट्रू दिखेगा। ट्रू मतलब आपके पास वो कलेक्शन ड्रॉप हो गया। अब अगर आप शो कलेक्शंस करोगे यू आर एबल टू सी इट्स कमिंग एम्प्टी, इसका मतलब आपके पास कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो अगर मेरे को डेटाबेस को ड्रॉप करके आना तो मैं डीबी लिखूं, डीबी पे जाकर प्रोडक्ट स्पेसिफाई करूं, और या मैं इस पे सीधे लिखूं डीबी डॉट ड्रॉप और यहां लिख दो डेटाबेस। तो अगर जैसे मैं लिखा डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस तो ये डेटाबेस को ड्रॉप करके आ जाएगा, तो डेटाबेस ही खत्म हो जाएगा आपका शॉप डीबी नाम से। एक्टिवेट जरूर रहेगा अल्टीमेटली, लेकिन आपके पास क्या हुआ? डेटाबेस को अगर आपको ड्रॉप करना तो आप इस तरीके से डेटाबेस को भी खत्म करके आ सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं यूज शॉप डीबी, वो ऑलरेडी एक्टिव है, वो दिखाएगा कि ऑलरेडी यू आर इन दिस डेटाबेस। यानी कि ये जो आपने लिखा है डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, अगर आपके पास कोई और डेटाबेस होता आप उस पर स्विच कर जाते तो ये वाला डेटाबेस खत्म हो जाता। मैंने अभी भी उसी को एक्टिवेट रखा। अब इसके बाद मैं फिर से यहां पर अभी एक्चुअली में हमारे पास डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस से डेटाबेस तो डिलीट हो गया था, लेकिन मैंने वापस जब यूज किया क्योंकि वो एक्टिव था तो तब तक वो रहेगा। तो आपको बात समझनी है कि जब भी आप डेटाबेस को ड्रॉप करोगे इस तरीके से तो आपको स्विच कर लेना चाहिए किसी नए डेटाबेस की तरफ। तो मैं यहां से अगर स्विच कर जाता हूं, मैं बोलता हूं शॉपिंग डीबी, ऐसा कर देता हूं तो मैं शॉपिंग डीबी पे आ गया। अब मैं शो डीबीएस कर देता हूं यहां पर, तो आपको दिखेगा ही नहीं वो डेटाबेस, राइट, क्योंकि वो डेटाबेस क्या हो गया आपके पास? डिलीट हो गया। अब आप जब यहां जाकर डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन करोगे तो यू विल फील कि अब मेरे पास जो भी क्रिएट हो रहा है, जैसे मैंने यहां पर प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर दिया, ये मेरे पास कलेक्शन क्रिएट हो गया और इसके अंदर अब शो कलेक्शंस करके मेरे को कलेक्शन दिख जाएगा। अब इसके अंदर मैं अगर वापस यही लिख रहा हूं डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, तो ये खाली है। अब इसके अंदर ऐड करने के लिए आई विल स्पेसिफाई डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट वन नाम से कमांड हमारे पास होती है, और इंसर्ट वन के इनसाइड जैसे हम यहां जाते हैं तो मैं इसके अंदर करली ब्रैकेट लगाता हूं। करली ब्रैकेट का मतलब है मैं इसके अंदर जेसन लिखना चाहता हूं, और इस जेसन पे आई विल स्पेसिफाई हियर कि जो मैं जेसन लिखूंगा इसमें मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया नेम ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मैंने लेट से यहां पर आईफोन बिल्ड कर दिया, प्राइस बिल्ड कर दिया उसका। देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी मैं यहां ऐड कर रहा हूं ये सब गिव मी अ फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे ऐड करता हुआ जा रहा हूं। तो मैं जितनी भी मुझे फील्ड ऐड करनी है आई विल कीप एडिंग इट। सपोज मैंने ये ऐड किया इसके अंदर एंड वी आर एबल टू सी यस इट इज क्रिएटेड। जैसे ही क्रिएट करता है यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करके दे देता है मुझे। ये ऑब्जेक्ट आईडी आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास एक यूनिक आईडी जनरेट हुआ है। अब आप यहां से चेक भी करके आ सकते हो, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये रिकॉर्ड ऐड हुआ और उसमें प्राइमरी की जैसा अंडरस्कोर आईडी क्रिएट हो जाएगा।
ये आईडी हमारे पास यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब इस आईडी को हम डिटेल पढ़ेंगे भी आगे चल के, बट द राइट नाउ द पॉइंट इज कि हमारे पास एक आईडी जनरेट होकर आ गया है, इंसर्ट होती है। अब मैं लेट से आई वांट कि मैं यहां पर से db डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर फिर से ऐड करता हूं एक और चीज, तो मैंने इस बार फिर से इंसर्ट किया। अब जब मैं इंसर्ट करता हूं तो मैं यहां पर दे देता हूं नेम, और सपोज मैंने यहां पर सैमसंग ऐड कर दिया, फिर उसका प्राइस ऐड कर दिया, मान लो उसका प्राइस डाल दिया है, फिर उसके बाद कॉमा करके उसकी क्वांटिटी डाल दी, तो मैंने यहां पर उसकी क्वांटिटी डाल दी और क्वांटिटी 20 डाल दिया। लेकिन इसके साथ देखो मैंने एक और फीचर डाल दिया, डिस्काउंट, वो उधर नहीं था, मैंने इस पे डिस्काउंट डाल दिया। मैंने कहा इस पे डिस्काउंट है, उस पे डिस्काउंट नहीं है, 10% मैंने इस पे डिस्काउंट डाल दिया। फिर इसके साथ मैंने यहां डाल दिया कि इसके बाद कुछ चीजें फ्री है, तो मैंने फ्री आइटम्स डाल दी, फ्री 2 चीजें इसके बाद फ्री है, उसके बाद कुछ भी फ्री नहीं है सपोज। उसके साथ साथ मैंने डाल दिया चार्जर इसके साथ मिलता है, ठीक है, तो मैंने चार्जर की वो डाल दी ट्रू, कि चार्जर भी इसके साथ मिलेगा, ये एडिशन में डालता रहा हूं। और फिर इसके साथ साथ मैंने कैटेगरी डाल दी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसा करके आ सकता हूं। अब कैटेगरी में मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया इट इज अ मोबाइल। अब इसके साथ साथ मैंने यहां पर डाल दिया कंट्री, ये कौन सी कंट्री में, तो मैं यहां पर एरे डाल कर रखता हूं कि भाई ये इंडिया में हम सप्लाई कर रहे हैं इसे, लेट्स से, और लेट्स से श्रीलंका में भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एरे भी आ गया, इसका मतलब मेरे को डेटा किसी वैरायटी का होता है। अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट डालकर रखता हूं, ये भी पॉसिबल है कि मैं यहां पर जाके ये डालकर आ जाऊं कि ये जो जाएगा ये फोन इसके, लेट्स से आई विल से, इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये मैं किन डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दूंगा, तो मैंने रख दिया डिस्ट, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैंने एक एरे बना दिया, और फिर एरे के अंदर फिर फर्दर ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल दिया एबीसीडी, डिस्ट्रीब्यूटर है कोई, है ना, और उसकी जो लोकेशन है उसकी लोकेशन डाल दी मैंने, उसकी लोकेशन डाल दी, सपोज वो दिल्ली में है वो डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर ये एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, फिर कॉमा करके फिर मैंने यहां पर डाल दिया, और फिर यहां इस डिस्ट्रीब्यूटर पे नेम डाल दिया, इसका नाम है लेट्स से XYZ, और फिर लोकेशन डाल दी। तो अब आपको फील आना चाहिए कि ये कितना फ्लेक्सिबल है, आप कितना ही डेटा यहां पर स्टोर करके आ सकते हो, और आप नेस्ट डेटा यानी कि एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास, डॉक्यूमेंट के अंदर भी क्या है, डॉक्यूमेंट आ सकता है, नेस्ट हो सकता है, इस तरीके से एरे भी आ सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं आपके पास, की वैल्यू फिर आप रख ही रहे हो उसके अंदर डेटा, और फिर हमने इसे एंटर किया, नाउ दिस रिकॉर्ड विल बी गेट एडेड। अब आप फिर से यहां पर से जाकर db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करते हैं, तो ये समझ में आता है कि स्कीमालेस आर्किटेक्चर का क्या बेनिफिट है। अब आपके पास एक इंटायरली एक रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग है, और एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट में दिख रहा है हमें, राइट। तो हमने इंसर्ट करना देख लिया, और फाइंड कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को ये भी समझ में आ गया, तो हमें बेसिक कमांड समझ में आ गया। तो अभी जो हम लोगों ने यहां पर देखा था ना, उसमें हमारे पास किसी भी चीज को ऐड करने के लिए हम पहले कलेक्शन बिल्ड करते हैं। अब मैं लेता हूं कस्टमर्स डॉट इंसर्ट वन, और यहां सीधा डायरेक्टली इंसर्ट करता हूं। सपोज मैंने इसे इंसर्ट किया, नेम अमित, है ना, और बैलेंस मैंने डाल दिया यहां पर, बैलेंस 1000। सपोज मैंने ये बिल्ड किया। अब ध्यान से देखो, मैंने कोई कलेक्शन बनाया स्टाफ का, मैंने एंटर किया, यू विल फील जब मैं शो कलेक्शंस करता हूं आपको दिखेगा कि मेरे पास कलेक्शन 2 बन गए अपने आप, है ना, मेरे पास कस्टमर्स भी आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट्स भी आ गया, ऑल टुगेदर मैंने कलेक्शन नहीं बिल्ड किया। इसका मतलब मैं db डॉट क्रिएट कलेक्शन कमांड को स्किप करके आ सकता हूं, मुझे उसकी नीड नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, मैं इंसर्ट कमांड से ही कलेक्शन बिल्ड कर दूंगा। तो पीपल आर यूजिंग कि वो हमेशा इंसर्ट करते हैं और स्कीमा लेस है हमारे पास आर्किटेक्चर, तो सब कुछ कैसे होगा, बहुत इजीली अपने पास काम कर ही जाएगा। तो पॉइंटर ये आता है हमारे पास कि फिर मैं ये वाली कमांड को सीखूं, तो इसके लिए एक कमांड हमारे पास, यानी जब क्रिएट कलेक्शन करते हैं उसके अंदर हमारे पास ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके आ सकते हैं। वो पैरामीटर है, मैं लिखता हूं db डॉट क्रिएट कलेक्शन, आई एम गोइंग टू राइट db डॉट क्रिएट कलेक्शन। इस कलेक्शन पे जाकर आई स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ कलेक्शन। पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर कलेक्शन नाम देते हैं, तो सपोज मैंने इसके अंदर एक कलेक्शन नाम दे दिया, आई विल से दिस कलेक्शन नेम इज कॉल्ड ऑर्डर्स, तो मैंने ऑर्डर्स नाम से कलेक्शन का नाम दे दिया। अब जो ऑर्डर्स नाम का मैंने कलेक्शन यहां पर स्पेसिफाई किया, इसमें देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्गुमेंट्स। इसका मतलब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिखूं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट है, जिसमें से मैंने अभी लिखा सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट पे जाकर एक वर्ड अपने पास दैट इज कॉल्ड कैप्ड ट्रू। कैप का मतलब मैं इसकी कैपिंग कर रहा हूं। अभी जो हमारे पास क्रिएट होता है स्ट्रक्चर, उसका ना जो कलेक्शन हमारे पास क्रिएट होता है उसके अंदर लिमिट नहीं है, जितना हमारी डेटा उसके अंदर भरते जाओ। हमारे पास डॉक्यूमेंट की लिमिट है, लेकिन हमारे पास जो
डेटा हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर मैं कैप ट्रू कर दूं इस पे, तो इस पे ना मैं कैपिंग लगा दूंगा कि भाई इससे बियॉन्ड डेटा ये नहीं रखेगा। तो मैंने कैप ट्रू किया, और उसके बाद कॉमा करके मैंने इसमें आर्गुमेंट डाल दिया साइज। तो साइज आर्गुमेंट से आई एम लिमिटिंग इट। तो मैंने यहां पर लिमिट किया कि मैं यहां पर 5 to लेट से, मैं इस पर ऐसे स्पेसिफाई करता हूं 5242 और 880, ये मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। ये 5 MB का डेटा है, तो 5 MB का बाइट वर्जन मैं यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। तो वन साइज स्पेसिफाई कि मेरे पास अब इसकी लिमिट कितनी है, 5 MB, और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट 5,000 से ऊपर नहीं बनने चाहिए। तो वन साइज स्पेसिफाई दिस थिंग, अब ये लिमिट हो गया। और ऐसा बहुत सारे कंसिडरेशन के अंदर डालते रास्ते, आप वैलिडेशन कंसिडरेशन तक डालते रास्ते कि यही फील्ड होनी चाहिए बस मेरे पास, इसके अलावा फील्ड नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ऐसे टाइट स्कीमा भी स्पेसिफाई करके आस्ता हूं, या ये 3 फील्ड तो मिनिमम होनी ही चाहिए, और फिर बाकी फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो मैं पूरा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें कम करके आस्ता हूं। सो दे हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ ऑप्शंस, जिसमें से एक हमने ऑप्शन देखा कैप्ड कलेक्शन। तो जैसे हमने भी ऑर्डर्स पे कैप्ड कलेक्शन बनाया, ऐसे और भी फीचर्स है। जैसे मैं यूजर्स पे जाऊं, तो यूजर्स पे जाकर आई हैव एन ऑप्शन कि मैं इस यूजर्स पे जाकर स्पेसिफाई कर देता हूं इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर स्पेसिफाई करता हूं कि दैट इज कॉल्ड वैलिडेटर। इसके इनसाइड जाकर वैलिडेटर ये मैं लिखा। अब इस वैलिडेटर के अंदर फर्दर ये की है, तो इसके अंदर ही फर्दर क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास है जेसन स्कीमा नाम की की। तो ये थोड़ा रिमेंबर करने जैसा है। तो मैं एक वैलिडेटर लगा रहा हूं, मैं वैलिडेटर लगा के बता रहा हूं कि भाई मेरे पास जो फील्ड जाएंगी ना वो कैसी कैसी जाएंगी। तो मैंने यहां पर जेसन स्कीमा बताया, और जेसन स्कीमा के अंदर फर्दर एक और की है। तो मैं यहां पर इस पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं इसका, और इस पे की स्पेसिफाई करके आता हूं। तो इसके अंदर जेसन स्कीमा के अंदर आई स्पेसिफाई अ की कॉल्ड दैट इज बीसन टाइप, मतलब जो डेटा वो रखेगा वो कैसा रखेगा इंटरनली। तो आई स्पेसिफाई इट इज गोइंग टू कंटेन एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट मेंटेन करके आएगा। और फिर मैं इसमें रिक्वायर्ड फील्ड बोल देता हूं, इसमें मैंडेट फील्ड होगी। जब भी आप इंसर्ट करोगे, देयर आर 2 फील्ड्स विच यू नीड टू इंसर्ट। तो मैंने यहां पर बोला कि एक नेम नाम की फील्ड होगी जो मुझे इंसर्ट करनी होगी, और एक फोन नंबर नाम की फील्ड होगी जो मुझे इसके अंदर इंसर्ट करनी होगी। ये मैंडेट कर दी मैंने फील्ड्स कि नेम और फोन नंबर मेरे पास होगा। अब जैसे मैं नेम और फोन नंबर बताया, फिर एक और की आती है इसके अंदर विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो आप यहां इसके इसके इनसाइड एक फील्ड और बना लेते हो प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज के अंदर फिर से की देते हो, और इस की में आप यहां स्पेसिफाई करते हो नेम जो होगा वो उसका जो बीसेंट टाइप होगा, यानी कि जो वो इंटरनली डेटा को प्रिजर्व करके आएगा, तो वो एक्चुअली में स्ट्रिंग होगा। तो यहां पर स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दिया। और इसी तरीके से मैंने यहां पर कॉमा करके दूसरी फील्ड लिखी विच इज कॉल्ड फोन। मैं यहां पर फोन स्पेसिफाई किया, और फोन पे जाकर मैं फिर से की बनाता हूं, और यहां पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस बीसन टाइप। तो यहां पर मैंने इसका बीसन टाइप लिखा, और इसको बोल दिया दिस वुड बी इंट। तो मैंने यहां पर इंट स्पेसिफाई कर दिया, और हियर इट इज, ये क्रिएट हो गया मेरे पास। अब मैं जब भी इसके अंदर इंसर्ट करूंगा, तो मेरे पास नेम और फोन मेरे पास क्या हो गया, मैंडेट फील्ड हो गया। तो अब मैं यहां से db डॉट यूजर्स लिखता हूं, इंसर्ट 1 स्पेसिफाई करके आता हूं, और इस इंसर्ट 1 के अंदर यहां मैं स्पेसिफाई करता हूं दैट इज कि मैं इसमें नेम डालता हूं, और नेम को ABCD डालकर आया और एंटर कर देता हूं। तो आप देखो इस बार एरर आना शुरू हो गया। पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी पूरी तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पूरी तरीके से। अब मैं नेम लिख रहा हूं ABCD, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे पास कौन सी फील्ड नहीं है, मिसिंग, फोन मिसिंग है। तो इट मींस अगर मैं यहां जाकर अब फोन भी स्पेसिफाई करके आता हूं, और फोन की कोई वैल्यू देकर आता हूं, तो इट इज एबल टू एड इट। अब अगर इसके साथ साथ मैं इसी में सिटी भी डाला था, तो मैंने यहां पर सिटी डाला, और फिर सिटी में लेट से आई स्पेसिफाई दिल्ली, और एंटर करा दो, तब भी ऐड हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कलेक्शंस में एड ऑन कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज। तो इससे क्लियर होता है कि कलेक्शन बनाना क्यों है, क्रिएट कलेक्शन कमांड लिखनी क्यों है। अगर आप उसमें क्या करना चाहते हो, कुछ वैलिडेशन ऐड करना चाहते हो, कुछ चेकलिस्ट ऐड करना चाहते हो,
आप कैप्ड कलेक्शन बनाना चाहते हो, लिमिट करना चाहते हो साइज को, तो आप ये प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो उसके अंदर और अपने कलेक्शन को क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट करके आ सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम प्रोडक्ट्स के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करके आ सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों ने इंसर्ट करे थे इसके इनसाइड, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक फील आएगा कि हमारे पास हर रिकॉर्ड के साथ एक स्पेशल फील्ड आई थी, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर आईडी, और उसके साथ एक वर्ड जुड़ा होता है ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं उससे पहले कि अंडरस्कोर आईडी और ऑब्जेक्ट आईडी हमारे पास काम कैसे करता है। तो लेट्स टेक इन स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड देन वी सी कि क्या इसका इफेक्ट क्या होता है। तो मैं इसे स्क्रीनशॉट में यहां पर लगाता हूं एंड देन वी फाइंड इट आउट कि अंडरस्कोर आईडी नाम से जो फील्ड है हमारे पास, अगर हम इस बोर्ड पे देखें तो अंडरस्कोर आईडी नाम से जो फील्ड हमारे पास क्रिएट हुई है, दिस इज एक्चुअली लाइक अ प्राइमरी की। जैसे मोस्ट ऑफ द आरडीएमएस के अंदर प्राइमरी की एक यूनिक की है। अगर आपने कोई आरडीएमएस नहीं देखा तो आप इसे ऐसे सोच सकते हो जैसे कि आपके पास आधार कार्ड नंबर होता है जो कि यूनिक होता है। तो हर डॉक्यूमेंट के लिए दिस एंटायर रिकॉर्ड इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, दिस इज अवर डॉक्यूमेंट। तो हर डॉक्यूमेंट के लिए एक अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की जनरेट होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक यूनिक की है। तो मैं से प्राइमरी की सिर्फ आरडीएमएस के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, बट वी थिंक ऑफ अंडरस्कोर आईडी बेसिकली क्या है, मोंगोडीबी हमारे लिए हर डॉक्यूमेंट के लिए फॉर एवरी डॉक्यूमेंट इट विल जनरेट अ यूनिक नंबर। तो एक यूनिक नंबर हमारे पास जनरेट करके आता है और ये ऑटो असाइन होता है, यानी कि अपने आप असाइन किया था हमें, हम लोगों ने कुछ भी इसके लिए असाइन नहीं किया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को यानी कि उस रिकॉर्ड को ढूंढना है तो आप आईडी के बेस पे ढूंढ कर आ सकते हो, अंडरस्कोर आईडी के बेस पे। तो अंडरस्कोर आईडी ये तो हमें क्लियर हुआ कि बिल्कुल एक यूनिक नंबर है, ऑटोमेटिकली असाइन होता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ही ये जनरेट होता है। तो जनरेट भी हमारे पास ऑटोमेटिकली होता है हमारे पास, और इसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत इजीली फाइंड करके आ सकते हैं। तो जल्दी से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पिक कर सकते हैं, बिना इस आईडी के किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करके आ सकते। लेकिन अगर आप इस अंडरस्कोर आईडी के साथ देखो तो आपके पास एक और चीज है विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट आईडी। तो अंडरस्कोर आईडी जब भी जनरेट होता है तो वी कैन थिंक अबाउट कि मोंगोडीबी जनरेट करता है हमारे लिए अंडरस्कोर आईडी विद अ स्पेशल टाइप। ये इसकी एक स्पेशल टाइप है विच इज ऑब्जेक्ट आईडी। इस ऑब्जेक्ट आईडी के बेसिस पे बिल्ड करके आता है, दिस इज योर नंबर विच इज एक्चुअली गेट जनरेटेड। तो इस नंबर को हम सबसे पहले डिकोड करते हैं, फाइंड इट आउट कि कैसे जनरेट हुआ, तो इसे डिकोड करके आते हैं। तो हम इसे डिकोड करने के लिए जाते हैं तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो जब भी ये नंबर हमारे पास जनरेट होता है तो अगर हम इसे डिकोड करें, तो मैं यहां ले देता हूं, इसे डिकोड करते हैं। तो इसे डिकोड करते वक्त वी कैन थिंक अबाउट कि इसके पास 4 बाइट्स होती है शुरू में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बाइट्स हैं। तो इसकी 4 बाइट्स होती है टाइम स्टैम्प के लिए। तो इट विल गिव यू अ टाइम स्टैम्प। तो यहां से हम उसका टाइम स्टैम्प निकाल सकते हैं, कब क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट, तो वो टाइम स्टैम्प हमें लाकर दे देगा। दूसरा, हमारे पास के साथ 3 बाइट रिजर्व करी जाती है इसके मशीन आईडी के लिए। तो यहां पर इसके पास एक मशीन आईडी होता है जो जनरेट होता है हमारे पास इसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक मशीन आईडी हम पिक किया जाता है इसके अंदर। तो ये यूनिक है, हर सर्वर पे जहां पर भी ये चल रहा है उस सर्वर से यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा। और एक प्रोसेस आईडी, यानी कि जब आपके पास एप्लीकेशन रन हो रही है तो उसका एक प्रोसेस आईडी भी हमारे पास जनरेट हो रहा है। तो प्रोसेस आईडी असल में जब भी हम मोंगोडीबी को रन कर रहे हैं तो उसका एक रनिंग प्रोसेस आईडी है। तो आप सोच सकते हो अगर आपका क्रोम चल रहा है तो क्रोम का एक प्रोसेस आईडी होगा, ऐसे ही जब मोंगोडीबी चल रहा है तो उसका भी प्रोसेस आईडी होगा। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर होता है, तो 4 फैक्टर है टोटल। चौथा फैक्टर है काउंटर। ये जो काउंटर है दैट इज अ इंक्रीमेंटल नंबर। तो कोई एक इंक्रीमेंटल नंबर वहां पर जनरेट होता है ताकि डुप्लीकेट ना, मतलब सेम टाइम स्टैम्प हो जाए, सेम मशीन आईडी हो, सेम प्रोसेस आईडी हो, लेकिन एक काउंटर आईडी जनरेट हो जाए। तो वी कैन थिंक अबाउट कि अगर 2 लोग सेम टाइम पे डिफरेंट मशीन पे से आईडीज जनरेट कर रहे हैं तो आईडीज हमेशा यूनिक ही जनरेट होंगे, राइट, क्योंकि उनका प्रोसेस आईडी या मशीन आईडी बदल सकता है, काउंटर नंबर बदल सकता है। तो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जनरेट हुआ है। अब वापस आते हैं इसी जगह पर, तो वी कम टू नो कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट आईडी विच वी हैव। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट आईडी को यहां से कॉपी कर लेता हूं, राइट, एंड आई जस्ट सिंपली पेस्ट इट, मैं इसे पेस्ट करता हूं और यहां गेट टाइम स्टैम्प लिखता हूं। इफ आई एम राइटिंग दिस गेट टाइम स्टैम्प, दिस इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। जैसे हम लिखते हैं ये आपको देखो टाइम स्टैम्प लाके दे देगा। ये आपको बताएगा कि ये किस डेट को ये जनरेट हुआ था। तो ये हमें टाइम स्टैम्प मिल जाता है, इसके थ्रू आप इसे डिकोड करके आ पा रहे हो कि हाँ इसके अंदर एक फैक्टर टाइम स्टैम्प भी है जिसे हम लोगों ने गेट टाइम स्टैम्प से निकाल लिया। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट आईडी जो हमारे पास टाइप है वो कैसे जनरेट होती है और अंडरस्कोर आईडी हमारे पास क्या कर रहा है।
तो अभी तक हम लोगों ने ना इंसर्ट कैसे रिकॉर्ड को, सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे देखो अभी तक, और इसके लिए इंसर्ट वन सीखा था। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक कस्टमर अभी तक इंसर्ट हुआ और मुझे मल्टीपल कस्टमर्स इन अ वन शॉट यानी कि बल्क रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं एक बारी में, तो मैं मल्टीपल कस्टमर्स ऐड करना चाहता हूं, तो यू कैन थिंक इट कि मैं एक एरे बनाऊं और उस एरे के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिकॉर्ड्स डाल दूं और उसे इंसर्ट कर दूं मैं वन शॉट। तो एक बारी में मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स और बल्क रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना चाहता हूं इंस्टेंट ऑफ कि मैं सिंगल सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करूं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, डीबी के अंदर कस्टमर्स के अंदर इंसर्ट मेनी नाम से हमारे पास ऑप्शन है, इसे हम यूज करते हैं और यहां पर एरे बनाते हैं। एरे इज सिंपली सेइंग कि मैं इसके इनसाइड यहां जाकर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं। तो दीज आर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाकर आई विल से कि मेरे पास एक राम नाम से है और फिर उस पे एक बैलेंस की मैंने स्पेसिफाई की, उसकी एक वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे। तो दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड। इसी तरीके से मैं यहां पर जाकर दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके आता हूं, तो नेम लिखता हूं और यहां शाम स्पेसिफाई करते हैं, फिर इसका भी बैलेंस स्पेसिफाई करते हैं एंड सिमिलर वे में यहां से हम एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करके आते हैं। लेट्स से आई विल से एक और नेम में यहां पर स्पेसिफाई करता है, उसे लिख देता हूं टिम और उसका भी एक बैलेंस स्पेसिफाई करता हूं। So what we actually able to see, I am inserting not a one record, I am inserting multiple records and for every insertion it is generated an object ID। तो आपके पास हर एक का एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट हो रहा है। आप यहां से db.customers.find करके you are able to see it, yes we have multiple records। तो हम इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके आ सकते हैं। तो जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हम इंसर्ट मेन्यू के थ्रू मल्टीपल रिकॉर्ड्स पिक करके आ सकते हैं, राइट। तो नाउ द थॉट प्रोसेस इज कि अगर मैंने इंसर्ट किया विद इंसर्ट मेन्यू, लेकिन थिंक अबाउट कि अगर मेरे को इस तरीके से इंसर्ट, जैसे मैंने किया अमित राम श्याम टिम ऐसे रिकॉर्ड्स, अमित पहले से था, ये 3 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए, लेकिन थिंक अबाउट, वैसे क्लियर करना पहले और यहां से लेट्स जंप इट हियर। और फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं इस मूवमेंट पे, वो इंसर्ट इस तरीके से करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड को यहां पर इन करूं तो मैं इसके फील्ड के स्ट्रक्चर्स को बदलना चाहता हूं। थिंक अबाउट इट कि मेरे पास लेट्स से इंसर्ट मेन्यू में मेरे पास एक रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दिस वुड बी रमेश और इसमें बैलेंस है, लेकिन इसके साथ साथ कस्टमर की एज भी है और लेट्स से उसकी एज मैंने यहाँ पर 32 डाल दी, राइट। तो इट इज हैविंग अ एज 32 और इसको मैं थोड़ा सा सेटल डाउन करता हूँ इस तरह ताकि आप लोग देख पाओ। तो दिस इज द एज इट हैज। और अब आप ऐसा देख पाओगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज है ना वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर सिटी डाल दिया और सिटी में दिल्ली डाल दिया और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेट्स से श्यामलाल डाल दिया एंड फॉर एग्जांपल हियर आई आल्सो स्पेसिफाई फोन नंबर डाल दिया और फोन नंबर की कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर, राइट। अब आप देख पाओगे यहाँ पर ना अलग अलग वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं और यहाँ मैंने इधर लेट्स से टॉम डाल दिया और उसमें सिर्फ 2 चीज रखी। तो वी कैन इंसर्ट इट बिकॉज इट्स अ स्कीमालेस आर्किटेक्चर। तो आई कैन इंक्रीज द फील्ड्स ऑन अ रन टाइम एंड रन टाइम में फील्ड्स को इंक्रीज कर दिया, एंटर करते हैं, here it is inserted the records और अब db.customers.find करते हैं एंड here we go। तो आप यहाँ देख पाओगे ये रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन जैसे हम रमेश के केस में देखें तो वी हैव द एज एज वेल एज, लेकिन श्यामलाल के केस में देखें तो सिटी एंड द फोन नंबर ऑल्सो इज गेट इंक्लूडेड। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके आ सकते हैं विद कि आपके पास जो की वैल्यू पेयर है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यू कैन गेट अ लेवरेज ऑफ स्कीमा लिस्ट। तो आपके पास स्कीमा लिस्ट का लेवरेज यहाँ पर मिलना शुरू होता है। Now, we actually done about कि इंसर्ट कैसे करके आ पा रहे हैं। थिंक अबाउट कि अगर मुझे रिकॉर्ड्स को फाइंड करना है तो मैं फाइंड कैसे करके आ सकता हूँ। तो अभी तक अगर हम फाइंड की तरफ जाकर देखेंगे इस तो फाइंड में जो हम लोगों ने इधर लर्निंग ली है वो कुछ ऐसी है, db.customers लिखते हैं और यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं फाइंड तो इट विल गिव यू ऑल रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स आगे देता है आपको इन अ वन शॉट। लेकिन अगर मेरे को उसमें फिल्ट्रेशंस लगानी है, मैं चाहता हूँ कि फिल्टर व्यू में डेटा लेकर सकूं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ db.customers.find और फाइंड पे आई कैन स्पेसिफाई कि मुझे वो रिकॉर्ड लाना है जिसका बैलेंस 444 और इसके बाद अगर मैं फाइंड करता हूं वी आर एबल टू सी राम और रमेश का बैलेंस 444 है, राइट। इन दिस वे आई कैन पिक इट। लेकिन अगर मैं सपोज इसमें ये कंडीशन लगाता हूं कि जो मेरे को बैलेंस से लेकर आना है बट दैट बैलेंस मस्ट बी लेस देन 444 वाले कौन से है बैलेंसेस मैं उन्हें निकालना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखा और अब आपको दिखेगा ये 3 रिकॉर्ड्स हैं ऐसे, यानी कि अमित है, टिम है और टॉम है जो लेस देन है। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई योर फिल्टर
अब जब आपके पास फिल्ट्रेशन आता है किसी रिकॉर्ड का, तो आप उस रिकॉर्ड्स को लिमिट भी कर सकते हो। तो आपके पास एक लिमिट का ऑप्शन है, लेट्स से लिमिट टू 1, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखे, ऐसा तो सिर्फ अमित ही दिख रहा है हमारे पास। तो लिमिट 1 करके यू कैन लिमिट इट कि आई वांट टू फेच ओनली 1 रिकॉर्ड, राइट। लेट्स से इफ आई वांट कि मेरे को पहला रिकॉर्ड छोड़ना है और दूसरा और तीसरा दिखाना है सिर्फ, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्पेसिफाई अ वर्ड कॉल्ड स्किप। मैं स्किप यूज करके आ सकता हूं, आई यूज स्किप और यहां लगाता है डॉट एंड स्किप में आई विल से स्किप द फर्स्ट वन। तो स्किप कर दो यहां पर से द फर्स्ट वन, आई एम गोइंग टू स्किप, तो यहां चले जाते हैं स्किप 1। फिर लिमिट में आई स्पेसिफाई हियर 2, तो मैंने यहां पर लिमिट में आई स्पेसिफाई दिस इज द 2। तो आपको ऐसा फील आना चाहिए, मैं स्किप करूंगा फर्स्ट को, सो आई विल स्किप दिस रिकॉर्ड एंड द लिमिटेड फॉर 2, सो टिम एंड टॉम विल बी द आउटकम। ये दोनों आउटकम बन जाएंगे एंड हियर इट इज, इट इज गोइंग टू प्रिंट दीज टू, राइट। तो इनडायरेक्टली व्हाट यू एक्चुअली डन, जब वो लिमिट किया तो आप सारे रिकॉर्ड्स लगाकर कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड लेकर आ गए, गूगल पे सर्च करते हो किसी आइटम को और उसके 10,000 रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन 10,000 में सिर्फ 10 ही दिखाने हैं, तो आप लिमिट कर सकते हो 10 पे। लेकिन लेट से आपको 10 में नहीं 11 से 20 दिखाने, तो आप स्किप करते हो कि शुरू के 10 रिकॉर्ड स्किप करो, आप 11 से 20 दिखाओ एंड दिस फीचर इज गाइस कॉल्ड पेजिनेशन। तो जितनी वेबसाइट्स पे आप जब बहुत सारे रिकॉर्ड देखते हो और उसके पेजेस बनाए थे और आप उन पेज पे क्लिक करके उस रिकॉर्ड को देखते हो, दैट फीचर इज कॉल्ड पेजिनेशन एंड पेजिनेशन इज इंप्लीमेंटेड थ्रू अ लिमिट एंड स्किप। तो लिमिट और स्किप से आप इंप्लीमेंट करके आ सकते हैं। लेकिन जब हमने बैलेंस में ये LT लिखा था, दिस इज अ लेस देन, दिस इज एन ऑपरेटर, तो आप इन ऑपरेटर्स को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें से क्लियर करता हूं एंड लेट्स से वी जंप इट हियर, और मैं यहां पर से इसका LT की जगह इफ आई स्पेसिफाई हियर GT ग्रेटर देन, सो दिस इज अ ग्रेटर देन। तो जैसे आप ऐसे लिखते हो तो आपको दिखेगा कि 444 से ग्रेटर देन स्किप कर रखा है हम लोगों ने, तो मैं इसको स्किप लिमिट हटाता हूं एंड आई जस्ट सिंपली से दिस इज द फिल्ट्रेशन। तो here it is saying कि Shyam and Shyamlal are the two records which is more than this 444 value। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, तो LTE है उसके लिए, नॉट इक्वल टू NE है, इन ऑपरेटर है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ऑपरेटर है। इस तरीके से आपको अलग अलग ऑपरेटर्स मिलते हैं। नाउ अगर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स में ध्यान से देखें तो हमारे पास रिकॉर्ड्स के सारे फील्ड्स आ रहे हैं, बट आई वांट टू पिक लिमिटेड फील्ड्स, मेरे को लिमिटेड फील्ड्स ही इसमें पिक कर रहे हैं। तो इन दिस सिनेरियो टू पिक दैट लिमिटेड फील्ड्स आई स्पेसिफाई कस्टमर डॉट फाइंड लिखते हैं और सपोज फिल्ट्रेशन कंडीशन देते हैं, जो हमने यहाँ पर फिल्ट्रेशन कंडीशन दी बैलेंस वाली, इसमें लेट्स से यही सेम कंडीशन आते हैं $GT, और फिर यहाँ लिखते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड जो 4000 से अबव है वो रिकॉर्ड पिक करके लग रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं कॉमा करके इसमें प्रोजेक्शन देता हूं। प्रोजेक्शन का पर्पस ये है कि मैं ये लिमिट करना चाहता हूं कि किन रिकॉर्ड्स को मुझे देखना है, किनको नहीं देखना है। तो लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड टू सी द थिंग कॉल्ड नेम, मुझे नेम ही देखना है सिर्फ। तो नेम कॉलम 1 करते हैं, 1 का मतलब विजिबिलिटी। तो जैसे मैंने ऐसा किया नेम 1 और इसे एंटर करते हैं, ओके आई थिंक आई मिस समथिंग, मैंने ना यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट मिस कर दिया, दिस वन वुड बी, ये बैलेंस के लिए जा रहा था तो हमने फाइंड तो लिखा, ये दिस वन, ये फिल्टर का था तो फिल्टर का यहां बंद किया एंड हियर इट इज। तो अगर आप देखो तो 4000 से जितने अबव होंगे उसमें यहां पर दिखाने शुरू करें ग्रेटर देन 4000 रिकॉर्ड पे कौन कौन से। अब आपको फील आएगा कि नेम आ रहा है, देखो उसके बाद आईडी भी आ रहा है। तो अगर मैं इसके साथ साथ लेट्स से इसका बैलेंस भी डाल देता हूं, तो बैलेंस 1, तो मैंने बैलेंस 1 किया, तो यू आर एबल टू सी नेम भी आ रहा है और बैलेंस भी आ रहा है, जो 4000 से अबव है वो सब रिकॉर्ड्स आने लगे हैं। बट पॉइंट इज कि अगर मेरे को इसमें आईडी नहीं चाहिए तो आई विल स्पेसिफाई अंडरस्कोर आईडी, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद 0 लिखता हूँ, तो 0 मतलब इनविजिबल हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर आईडी 1 होता है, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज कमिंग। लेकिन आप चाहते हो कि अंडरस्कोर आईडी नहीं दिखे, सिर्फ मेरे को नेम और बैलेंस ही दिखे, और जैसे आप एंटर करते हो यू आर एबल टू सी नेम और बैलेंस ही मुझे दिखते हैं। मैंने आईडी को ऑफ कर दिया बाय स्पेसिफाई आईडी 0, और नेम 1 का मतलब है कि मेरे को विजिबल रहे, बैलेंस 1 इज विजिबल। तो दिस इज हाउ यू कैन डू अ प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन करके आ सकते हो। तो प्राइमरली अगर हम इस पूरे कंसेप्ट को समझें कि जैसे हमने फाइंड वाला सिंटैक्स फॉलो किया, तो वी कैन थिंक अबाउट इन दिस वे गाइस कि जैसे हम इसको पिक्चर में लेकर आते हैं कि हमने जब फाइंड वाला फंडा यहां पर यूज किया db.customers.find से, तो अगर मैं इसको एलिब्रेट करूं तो कस्टमर्स आपके कलेक्शन का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, तो दिस इज योर कलेक्शन नेम। फाइंड इज प्री डिफाइंड फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे आप यूज करते हो, और ये जो यहां से करली ब्रैकेट शुरू होता है और यहां करली ब्रैकेट बंद होता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फिल्टर। तो आप यहां पर फिल्ट्रेशन कंडीशन लिखते हो, तो दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट फिल्ट्रेशन।
और ये दूसरा आर्गुमेंट है आपके पास, तो फिल्ट्रेशन इज समहाउ इज एन ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें की वैल्यू पेयर पड़ा है। इस तरीके से दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट कॉल्ड प्रोजेक्शन। और जब आप 1 लिखते हो तो 1 का मतलब विजिबल कर देना, उसे आप विजिबल करके आ पाते हो। 0 का मतलब आप उसे इनविजिबल कर देते हो, हटा देते हो। तो प्रोजेक्शन के थ्रू बिल्कुल वैसा है जिसने भी आरडीएमएस पढ़ा, तो सिलेक्ट के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं और वेयर में जाकर फिल्टर लिखते हो। सिमिलर वे में ये भी काम कर रहा है हमारे पास। तो दिस इज अंडरस्टैंड कि हमारे पास फाइंड कैसे काम किया और फाइंड पे कैसे हम लोगों ने प्रोजेक्शन को यूज किया। इसके साथ साथ जब मेरे पास रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं मैं उन्हें सॉर्ट भी करके आ सकता हूँ। लेट्स से जैसे क्लियर करता हूँ, जस्ट क्लियर इट, और यहां से एक बार हम देखते हैं। तो दिस इज दीज आर द रिकॉर्ड्स व्हिच इज कमिंग। अब लेट्स से आई वांट कि मैं इन्हें सॉर्ट भी करके आ पाऊं, तो मैं फाइंड कर लेता हूं, फाइंड के ऊपर सॉर्ट लिख देता हूं, एंड सॉर्ट पे आई स्पेसिफाई कि आई वांट टू सॉर्ट दीज रिकॉर्ड्स विद फॉर एग्जांपल विद नेम। तो मैं नेम वाइज सॉर्ट किया, और नेम में अगर मुझे असेंडिंग चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखने शुरू करेंगे। तो आपको दिखेगा राम ऊपर आ रहा था पहले, देखिए इसके साथ अब रमेश आ गया, रमेश बिल्कुल नीचे आ रहा था, फिर यानी कि आर वाले, फिर एस वाले, फिर टी वाले। तो अगर मैं सॉर्ट पे यहां पर -1 लिख देता हूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा, तो इट इज कमिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑफ कोर्स इसके साथ मैं यहां पर लिमिट लगा सकता हूं, 2 ही रिकॉर्ड दिखे तो सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड दिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप वाले ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, यानी कि शुरू के 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। इसी तरीके से स्किप भी लगा सकता है, प्रोजेक्शन भी लगा सकता है, फिल्ट्रेशन, सारी चीजें हम उसका पिक करके आए हैं। तो फाइंड हमें समझ आता है कि फाइंड कैसे काम करे, लेकिन इसके साथ साथ इसी का एक और मेथड हमारे सामने पिक्चर में आता है। वी कैन यूज इट db.products। सो लेट्स से db.customers पे, तो कस्टमर्स पे रहता है, db.customers.find 1 लिख देते हैं इस बार। तो 1 का मतलब मैं सिंगल रिकॉर्ड ढूंढना चाहता हूँ, एंड लेट्स से आई विल से कि मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए इसमें वो बैलेंस, फिर से मैं ऐसे लिखता हूँ बैलेंस, और मुझे चाहिए बैलेंस जिनका ग्रेटर देन 4000 हो। जो हमने पहले बार देखा था वो बहुत सारे 4000 रिकॉर्ड लेकर आया था, लेकिन वंस यू राइट इट डाउन तो ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लेकर आएगा। इफ यू कंपेयर दिस द सिमिलर वन विद फाइंड, तो फाइंड क्या करता है, शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे विच इज जो 4000 से अबव वो लेकर आएगा, लेकिन ये सिर्फ पहला लेकर आएगा। तो यू कैन थिंक अबाउट कि जो फाइंड मेथड है ना हमारे पास, वो अगर उसमें आप लिमिट 1 डाल दो तो फाइंड 1 बन जाता है, राइट। तो फाइंड 1, इफ यू कंपेयर इट विद दिस आउटपुट यू विल सी यस इट इज द सेम वन। तो बिल्कुल फाइंड जैसा काम कर, लेकिन जैसे ही फर्स्ट रिकॉर्ड आता है इट विल जस्ट रिटर्न इट। थिंक अबाउट अगर मैं कोई ऐसा बैलेंस लिख देता हूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट विल गिव यू नल, तो इट विल गिव यू अ नल वैल्यू। लेकिन इन दिस केस अगर हम यहां फाइंड लिखते हैं और मैं इसमें से लिमिट हटाता हूं गाइस, और यहां पर भी मैं ऐसा ही लिखना चाहता हूं, इट विल गिव यू ब्लैंक आउटपुट। तो फाइंड आपको ब्लैंक आउटपुट देता है, लेकिन फाइंड में अगर कुछ नहीं मिलता तो इट विल गिव यू अ नल वैल्यू। तो थॉट ये हुआ कि जब भी हम फाइंड यूज करते हैं तो फाइंड विल गिव यू अ कर्सर। तो इसका मतलब आपको थोड़ा समझना इस बात पे कि व्हेन वी स्पेसिफाई दिस फाइंड ऑप्शन, ओनली द फाइंड वन, फाइंड की बात कर रहा हूं, यू गेट बंच ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इन बंच ऑफ रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं कर्सर। तो विल गिव यू कर्सर, कर्सर इज लाइक अ बफर। तो हमें एक तरीके का एक बफर देता है, इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। बट व्हेन यू यूज फाइंड वन, तो फाइंड वन आइदर गिव यू ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट लाकर देता है या फिर आपको नल देता है। ऑब्जेक्ट मतलब डॉक्यूमेंट लाकर देता है, या तो यू गेट अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टली और आइदर यू गेट अ नल। बट इन केस ऑफ फाइंड यू गेट अ कर्सर, आपको कर्सर मिलता है, कर्सर को आप आइटरेट करके आ सकते हो, राइट। देखो इसको आइटरेट करने का मतलब क्या है, जब हम फाइंड वन मिल रहा है तो वी नो इट अ सिंगल डॉक्यूमेंट वी हैव, लेकिन व्हेन वी यूज अ फाइंड तो वी गेट अ कर्सर, और कर्सर को आइटरेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस। तो मैं यहां जाता हूं, देखो आई विल बी हियर ऑन दिस फाइंड। तो मैं फाइंड पे हूं, तो वी नो इट कि फाइंड जब चलाएंगे ऐसा कुछ हमारे पास होगा। वापस CLS करता हूं, और मैं इससे पहले एक बार यहां एंटर कर लेता हूं 2 बार, और फिर से मैं इसी को लिखता हूं, देखो फाइंड दिस इज हियर, और इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है आई नो इट गिव अ कर्सर। तो मैं यहां से एक वेरिएबल बना रहा हूं C नाम से, C फॉर कर्सर ऐसा याद कर लेते हैं। और C आप जब भी प्रिंट कराओगे यू आर एबल टू सी दिस थिंग, और टाइप ऑफ C करोगे तो यू आर एबल टू सी दिस इज एन एंटायरली एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अ कर्सर। तो अब मैं C पे क्या कर सकता हूं, C पे जाकर आई विल स्पेसिफाई लेट्स से फॉर ईच, मैं फॉर ईच लगाता हूं, W लिखता हूं, और यहां पर इसे प्रिंट करा देता हूं। तो आई वांट टू प्रिंट दिस W थिंग, मैं स्पेसिफाई हियर प्रिंट, मैंने यहां प्रिंट लिखा एंड W लिख दिया पर। तो W के पास एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और W डॉट नेम ले लेते हैं लेट्स से, और इससे
यहां से एंटर कर देते हैं, राइट। तो सी जब इसका कर्सर आया होगा ना, आई थिंक सो इट वुड बी गेट एम्प्टी हो गया होगा, जैसे प्रिंट किया होगा उसने, फ्लश कर देता है इसको कर्सर को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन दिस थिंग। आपने ध्यान दिया, ये सब कुछ प्रिंट हो गया है। अब फिर से मैं इसे c.for चलाता हूँ, यू आर एबल टू सी यस इट इज फ्लश आउट। तो एक बार उसके अंदर वैल्यू आती है कर्सर की, और वंस यू प्रिंट इट इट विल गेट फ्लश आउट। तो इसलिए मैंने इसे वेरिएबल में लिया और फिर फॉर ईच किया। तो आप फॉर यूज कर सकते हो, फिर उसे आइटरेट कर सकते हो, फिर उसे एक एक करके प्रिंट कर सकते हो। तो वी अंडरस्टैंड कि फाइंड एंड फाइंड वन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। Now after insertion, after find operation, it's time to jump to update operation कि हम अपडेशन कैसे करके आ सकते हैं डेटाबेस में। तो अगर मुझे कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इट यूजली इन दिस वे कि मैं यहां जाकर लिखूं db एंड लेट्स से कस्टमर्स पे जाते हैं, तो db डॉट कस्टमर्स डॉट अपडेट वन। तो जैसे इंसर्ट वन था, इंसर्ट में नहीं था, ऐसे अपडेट वन अपडेट में नहीं है। और अब मैं यहां जाकर आई विल स्पेसिफाई कि आई वांट टू अपडेट कि मैं जिसका नाम रमेश है उसका मैं लेट्स से बैलेंस चेंज करना चाहता हूं। तो दिस इज अ फिल्टर क्वेरी, ये मैंने फिल्टर क्वेरी लिखी, और उस फिल्टर के साथ आई वांट टू अप्लाई इट फॉर कि मैं यहां पर कॉमा करके मैं यहां पर स्पेसिफाई कर देता हूं। मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कर सकूं, एंड हियर आई स्पेसिफाई दिस कर्ली ब्रैकेट, और इस पे ही जाकर आई स्पेसिफाई डॉलर सेट। अब मैं सेट करना चाहता हूं तो सेट ऑपरेटर है, और वहां आई विल से बैलेंस मुझे सेट करना है, लेट्स से 66। दिस बैलेंस विल बी सेटेड फॉर इट एंड इट विल डू एन अपडेट वन ऑपरेशन। तो अगर रमेश मतलब दो भी है तो जो पहला रमेश मिलेगा उसी का बैलेंस चेंज करेगा। Once it is done, it will say कि मुझे एक मैच मिला है और एक मॉडिफिकेशन हुई है। अगर मॉडिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ हम इसे फिगर आउट कर सकते हैं by specifying this find, and then we specify here name. I specify name Ramesh, तो ये name Ramesh लेकर आएगा and we are able to see it here. तो Ramesh, and then we specify it is showing कि रमेश का बैलेंस कितना है, 666 हो गया। It will be get updated. तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि इस तरीके से हम अपडेट ऑपरेशन करके आ सकते हैं। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें जैसे किसी का नाम पूरी तरीके से नहीं पता, और मैं उन सारे नाम पे जो भी नाम शुरू होते हैं फॉर एग्जांपल RA से, उन सभी का बैलेंस अपडेट करना चाहता हूं। दैट वुड बी एन अपडेट मेनी। तो अपडेट मेनी देखिए मैं जो क्या यूज करूंगा, अपडेट मेनी। बट हाउ आई एम एबल टू पिक कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिनके नाम का स्टार्टिंग RA से होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन समझते हैं। तो db डॉट कस्टमर्स लिखते हैं, फाइंड लिखते हैं, और फाइंड में लिखते हैं कि क्या हम ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करके आ पाएंगे, तभी तो उसे अपडेट करके आ पाएंगे। तो पहले तो फाइंड ही करना पड़ेगा। तो लिखते हैं नेम, एंड देन नेम पे आई वांट कि मैं यहां जाकर करली ब्रैकेट लिखूं और एक ऑपरेटर यूज करूं, दैट वुड बी डॉलर regex रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड इन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन आई विल स्पेसिफाई स्लैश लिखूंगा और फिर एक्सपोनेंट साइन लिखूंगा फॉर स्टार्टिंग विद, एंड आई विल से RA से जो स्टार्ट होता हो बस उसे पिक किया जाए, एंड देन आई विल स्पेसिफाई दिस स्लैश। ये मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया, कर्ली ब्रैकेट में यहां पर बंद किया, फाइंड को यहां बंद किया और एंटर किया। आई थिंक सिंटैक्स में मैंने कुछ गलत लिखा है। What I actually miss this curly bracket. ये मैंने curly bracket मिस कर दिया, this one, and when you press enter, here it is. देखो आपके पास राम और रमेश दोनों लगे, which start with R. ये दोनों R से आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं, RA से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये था स्टार्ट विद। इसका मतलब स्टार्ट विद के लिए स्लैश और एक्सपोनेंट साइन, देन RA, एंड देन यू जस्ट क्लोज इट हियर। अब अगर इसी तरीके से अगर एंड विद पिक करना हो कि मेरे पास कौन से रिकॉर्ड एंड हो रहे हैं, लेट्स से आई वांट टू पिक दोज रिकॉर्ड व्हिच इज एंड विद, तो मैं यहां बोलता हूं कि वो H से एंड हो रही है, तो ये एक्सपोनेंट साइन हटाना है, और यहां पर आई स्पेसिफाई दिस डॉलर साइन। तो जो H से खत्म हो रही हो, तो H से कौन खत्म हो रहा है, सिर्फ रमेश खत्म हो रहा है, तो इट विल गिव यू दिस H। तो लेट्स से इफ आई से जो भी नेम M से खत्म हो रही हो, तो इट विल टेल अस राम, श्याम, टिम, टॉम, ये सब M से खत्म हो रहे हैं। एंड लेट्स से इफ आई स्पेसिफाई हियर रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं यहां पे जाके स्पेसिफाई कर देता हूं, डॉलर हटाता हूं और M लिख देता हूं। इट मींस इन बिटवीन कहीं पर भी, इट कंटेन्स एनीवेयर, कहीं पर भी कंटेन करता हूं M। तो जैसे इन सब नामों में कहीं ना कहीं M आ रहा है मेरे पास, इट इज शोइंग दिस, इट कंटेन M। तो लेट्स से इफ आई स्पेसिफाई कि इफ इट इज कंटेन A, इट विल शो यू दिस कंटेन्स दिस A। तो A वाले नाम मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे।
तो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। लेकिन अगर हम ए वाले में देखें तो अमित नहीं दिख रहा है मुझे, तो आई विल स्पेसिफाई, मैं यहां पर लास्ट में इन दिस लास्ट आई विल स्पेसिफाई स्लैश आई। तो आई विल स्पेसिफाई स्लैश आई, आई इज फॉर इग्नोर केस, इट विल पिक अमित एज वेल एज कैपिटल और स्मॉल में किसी को पिक करके आप आ जाएगा। तो अब इससे थॉट क्लियर हुआ हम लोगों का कि अब अगर ये रख सकते हैं, तो इफ आई वांट कि मुझे अपडेट करना है मल्टीपल रिकॉर्ड्स विच इज नेम स्टार्ट विद आर ए से स्टार्ट होता हो, तो मैं यहां पर अपडेट वन की जगह क्या यूज करने वाला हूं कि मैं अपडेट मैनी यूज कर सकता हूं, मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपडेट करके आ सकता हूं। लेट्स ट्राई इट, db.customers.update many लिखते हैं यहां पर, तो आई स्पेसिफाई दिस अपडेट मैनी एंड दिस अपडेट मैनी पे जाकर यहां पर फिल्ट्रेशन कंडीशन डालते हैं। तो लेट्स से आई स्पेसिफाई जिसका नेम स्टार के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं रेजेक्स, एंड फ्रॉम हियर आई स्पेसिफाई दिस साइन, और यहां मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिस भी नेम में शुरू होता है आर ए से, और यहां में से बंद किया, यहां इस अपडेट वन के इस एक्सप्रेशन को बंद किया। अब कॉमा करके वी स्पेसिफाई नाउ इफ इट दिस इज हैपेंस, तो सेट कर दो उसका बैलेंस मैंने सेट कर दिया, मेक इट दिस बैलेंस 100। तो उसका बैलेंस आप क्या सेट कर दो, 100 से सेट कर दो, राइट। तो दिस इज वी स्पेसिफाई इन अपडेट मेनी। तो इट इज टेलिंग अस कि 2 रिकॉर्ड मिले और 2 मॉडिफाई हो गए। तो लेट्स सी इफ यू वांट टू सी कि क्या वो 2 रिकॉर्ड्स मॉडिफाई है, तो db.customers.find लिखते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ नेम लिखते हैं, और नेम पे वी स्पेसिफाई द सिमिलर रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स लिख देते हैं, और रेजेक्स पे आई स्पेसिफाई स्लैश और एक्सपोनेंट साइन आर ए, वही नाम पिक करते हैं जो आर ए से स्टार्ट होते हो, और यहां पर स्लैश आई बना देते हैं, इग्नोर द केस, कैपिटल स्मॉल को इग्नोर कर दे, और यहां से हमने इस कर्ली ब्रैकेट को बन के यहां से ये सेमीकोलन लगा देते हैं इस पे, और वी आर एबल टू सी यस बोथ ऑफ द बैलेंसेस गेट अपडेटेड, दोनों के बैलेंस अपडेट हमारे पास हो गए। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास अपडेट मेन्यू भी हमारे पास कैसे काम करता है। नाउ once we run this update menu, we have another option, that is deletion. So if I want to delete those records, update तो करना सीख गया, delete भी करना मुझे रिकॉर्ड को, delete करने के लिए अपने पास है db.customers ऐसा लिखते हैं, और यहां लिख देते हैं in this case we specify customers.delete 1 ऐसा लिख देते हैं। And in this delete one, I specify, let's say I want to delete a particular record, तो underscore ID लिखता हूं उस पे मैं object ID देता हूं, और उस object ID पे I specify here this is the record I want to remove। तो मैंने उसका particular उस record को मैंने यहां पर delete करने को बोला कि जिसका object ID से मैच होता हो उस record को delete कर देता है। तो यहां से इसको बंद करते हैं अपडेट वन को, एंड हियर इट इज सेइंग यस इट इज गोइंग टू डिलीट इट। तो अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है और मैं फिर से फाइंड करता हूं, तो यू आर एबल टू सी ओनली वन रिकॉर्ड विल बी विजिबल, सेकंड वन इज डिलीटेड। तो इस तरीके से आप डिलीट करके आते हो। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने हैं इन अ वन शॉट, तो db.customers.delete, और यहां पर ऑप्शन है डिलीट मेन्यू, और डिलीट मेन्यू पे स्पेसिफिकेशन कंडीशन विच इज कॉमन फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और आपके पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इस डिलीट मेन्यू को खाली छोड़ देते हो इस तरीके से, तो इट इज गोइंग टू डिलीट एवरीथिंग, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। अब अगर हम db.customers.find लिखते हैं, यू गेट नथिंग, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी गेट रिमूव्ड। इस तरीके से हम रिमूव करके आते हैं। सो दिस इज वी एक्चुअली कंप्लीटेड द CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये ऑपरेशन हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया इसके अंदर। नाउ आफ्टर दिस वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। थिंक अबाउट गाइस कि मेरे पास ना कस्टमर्स के अंदर में 1000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर एक फॉर लूप चलाया, 1000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए उसके अंदर। तो जैसे मैं इसे फायर करता हूं यहां पर से, तो इट इज गोइंग टू इंसर्ट 1000 रिकॉर्ड से 1000 रिकॉर्ड्स यहां पर इंसर्ट करके आएगा। अब जैसे मेरे 1000 रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे और मैं इस पर क्वेरी करूंगा, तो क्वेरी रिट्रीवल टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो ड्रास्टिकली मेरे पास क्वेरी रिट्रीवल टाइम बहुत इंक्रीज होगा। अब उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, और वो क्यों होगा इंक्रीज? बिकॉज जब मैं किसी रिकॉर्ड को ढूंढूंगा, लेट्स से थिंक अबाउट कि अगर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी और मैं उन 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स को ढूंढना चाहता हूं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ेगा
बिकॉज मेरे पास क्या नहीं होगा, मेरे पास कोई इंडेक्स नहीं होगा। तो थिंक अबाउट, अगर मेरे पास एक बुक है और उस बुक के अंदर मेरे को कोई टॉपिक ढूंढना है, तो मेरे को हर पेज को स्कैन करना पड़ेगा। दैट्स वाई हर बुक के पीछे क्या होती है, एक इंडेक्सिंग होती है, एक इंडेक्स बना होता है, और उस इंडेक्स के थ्रू मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूं उस पर्टिकुलर पेज पे। तो बेसिकली हम जब भी हम विदाउट इंडेक्स करते हैं तो हमें 1000 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने की जरूरत है। तो विदाउट इंडेक्स मींस 1000 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और हर डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी स्लो, बिकॉज उसके अंदर डेटा पड़ा होगा बहुत सारा। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं, तो अगर हम विद इंडेक्स की तरफ जाते हैं, तो अगर मैं कुछ इंडेक्स बनाता हूं तो मुझे हर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूं। आई कैन जंप टू मैचिंग डॉक्यूमेंट, मतलब मैचिंग डॉक्यूमेंट पे जंप करके आ सकता हूं, दैट इज पॉसिबल। तो इससे क्या होगा, ये बहुत फास्ट वे चलेगा। तो अगर मेरे को सर्च फास्ट करनी है ना, वेरी बिगर बिगर कलेक्शन, जहां पर मैं बहुत सारे हजारों रिकॉर्ड है, लाखों रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं विदाउट इंडेक्स सोच नहीं सकता, इट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी नीड अ इंडेक्सिंग। दैट्स व्हाई आई एंटर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। अब पॉइंट ये है कि MongoDB ऐसा कैसे करके आ पाता है। जब वो इंडेक्सिंग की बात करता है, तो MongoDB इंडेक्सिंग बनाने के लिए यूज करता है बी ट्रीज को। तो इट इज बिहाइंड द सीन, इट इज यूजिंग अ बी ट्री फॉर इंडेक्सिंग, और वो पर्टिकुलरली जंप कर पाता है उस रिकॉर्ड पे। अभी हम देखेंगे इंडेक्स बनाते कैसे, बट द फर्स्ट थिंग इज वी वांट टू फाइंड आउट कि अगर हम बस 1000 रिकॉर्ड्स हैं, 1000 रिकॉर्ड्स में अगर मैं इसे चलाऊं तो मैं कैसे इसे हैंडल करके आ पाऊंगा। तो इंसर्ट दिस 1000 रिकॉर्ड्स, जो मुझे 10,000 रिकॉर्ड्स मैंने इसके अंदर इंसर्ट करे, इट टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज 10,000 रिकॉर्ड्स ये दिखेगा, 10,000 डॉक्यूमेंट से बनाकर आएगा। Once it create this 10,000 records, it will give you information कि मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। Once it is inserted, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एक फाइंड क्वेरी मार के देखते हैं, यानी फाइंड आउट कि हाउ मच टाइम दिस सर्च विल बी टेकिंग, बिकॉज ऑफ 10,000 रिकॉर्ड्स मेरे पास है, उसमें वो कैसे ढूंढेगा किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, राइट। सो जस्ट वेट टू इंसर्ट दिस 10,000 रिकॉर्ड्स। तो अगर हम यहां से देखें भी अपने क्लस्टर पे जाके Mongo Atlas के, और यहाँ पर ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन है, उसमें जाके देखें तो वी कैन फाइंड आउट कि अभी तक कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। तो मैं शॉपिंग डीबी पे जाता हूँ, शॉपिंग डीबी में कस्टमर्स पे जाते हैं, एंड कस्टमर्स पे जाकर बिकॉज वी आर इंसर्टिंग 10,000 रिकॉर्ड्स, अभी तक 8077 रिकॉर्ड्स विल बी गेट इंसर्टेड, जो इसमें इंसर्ट हो चुके हैं रिकॉर्ड्स। स्टिल इट इज नॉट इंसर्टेड दिस 10,000 रिकॉर्ड्स, तो टेक सम टाइम। नाउ फाइनली व्हाट वी गेट अ कंफर्मेशन, इट इज इंसर्टेड रिकॉर्ड्स, इसने इंसर्ट कर दिए रिकॉर्ड्स, और यहां से आप देख भी सकते हो, हियर इट इज टेलिंग यू कि पास 10,000 रिकॉर्ड्स यहां पर इंसर्ट हो गए। अब रिफ्रेश करके बार बार देख सकते हो कितने आपके कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड्स इधर आए हैं। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स, आई मीन टू से 10,000 रिकॉर्ड्स वी हैव। नाउ वंस वी हैव दीस 10,000 रिकॉर्ड्स, एंड इनसाइड दिस मैं db.customers के अंदर जाकर विदाउट फाइंड, है ना, मैं पहले फाइंड करने की वजह इंसर्ट करता हूं, फिर से इंसर्ट वन लिखता हूं, एंड इन दिस इंसर्ट वन आई विल स्पेसिफाई कि मैं यहां पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं। लेट्स से मैंने यहां पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, नया रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट किया, उसका एक ईमेल एड्रेस दिया, सपोज मैंने इसका एक ईमेल एड्रेस यहां पर एंटर किया, तो एक नया रिकॉर्ड जा रहा है ऑल टुगेदर, और सिटी मैंने लेट्स से दिल्ली स्पेसिफाई कर दी, और फोन नंबर मैंने यहाँ पर एक फोन नंबर स्पेसिफाई कर दिया, एंड हियर इट इज। तो यहाँ पर बस रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो अल्टीमेटली वी हैव कि ब्रेन मेंटर्स वाले बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से एक रिकॉर्ड अमित श्रीवास्तव नाम से भी है यहाँ पर। अब मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर जाकर लिखूंगा db.customers.find, और फाइंड में लेट्स से आई विल से कि मुझे फाइंड करना है वो ईमेल जिसमें ईमेल amit@yahoo.com ये लिखा हो जाता है, और मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ इसके इनसाइड। तो वंस आई स्पेसिफाई कि मैं ये रिकॉर्ड फाइंड करके आना चाहता हूँ इस पे जाकर, एंड आई स्पेसिफाई, तो इट विल गिव यू अ रिजल्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो उसने अभी तक रिजल्ट आपको लाकर दे दिया है ना, विच इज कमिंग वेरी स्पीडली, यहाँ पर बस आया। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड जज करना चाहूँ तो करेक्ट वही है कि मैं इस पे जाकर इसके आगे फंक्शन कॉल लगाऊं एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन पे जाकर आई स्पेसिफाई कि मेरे को ना इसका एग्जीक्यूशन स्टैट्स ला कर दो। आई वांट टू पुट दिस एग्जीक्यूशन स्टैट्स, तो स्टैटिस्टिक्स ला कर देगा मेरे को इसके एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन स्टैट्स मैंने यहाँ पे लिखा, और इसे एंटर करते हैं।
तो नाउ इट विल गिव एन एग्जीक्यूशन स्टैट्स। उस एग्जीक्यूशन स्टैट्स के इनसाइड अगर हम यहां जाके देखें तो देयर वुड बी अ की कॉल्ड एग्जीक्यूशन स्टैट्स। और एग्जीक्यूशन स्टैट्स पे जाकर इफ यू चेक कि एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड इट इज टेकिंग 5, तो यहां पर ये 5 मिली सेकेंड के आसपास इट इज टेकिंग दिस टाइम। और ये तो ठीक है कि 5 मिली सेकेंड, लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखो, दिस इज द वेरी बैड थिंग। इट इज टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिन्ड इज 10,001 बिकॉज 10,000 थे और एक और रिकॉर्ड मैंने यहां पर डाला। तो दो फैक्टर्स हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड और एग्जीक्यूशन टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड। ऑफ कोर्स मेरा डॉक्यूमेंट अभी बहुत छोटा है, डॉक्यूमेंट में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फील्ड्स होते हैं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स व्हाई टू मेक इट फास्टर, तो हम लोग क्या करते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन ना करें, वी नीड टू क्रिएट एन इंडेक्स। हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए वी सिंपली राइट इट डाउन db.customers.create index कमांड लिखते हैं। और बिकॉज वी आर फाइंडिंग विद एन ईमेल बेस, तो मैं यहां पर ईमेल लिखता हूं और 1 लिख देता हूं यहां पर। तो ईमेल 1 मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया। इट मीन्स कि मैं यहां पर एक इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहा हूं, इंडेक्स मैंने क्रिएट किया और उसमें बोला कि जो जितनी भी इंडेक्सिंग क्रिएट होनी है वो किसके बेसिस पे होनी है, ईमेल के बेसिस पे होनी है और असेंडिंग ऑर्डर मेरे पास क्रिएट होनी है। तो वंस आई स्पेसिफाई दिस ईमेल 1 इट विल क्रिएट एन इंडेक्स। इसलिए इंडेक्स क्रिएट कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मेरे पास इंडेक्स क्रिएट हुआ, इंडेक्स का एक नाम क्रिएट हो गया मेरे पास, अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर 1 इट इज कमिंग हियर। अब जैसे मैं इस इंडेक्सिंग की बात करता हूं तो बेसिकली वो क्या करेगा, डज नॉट चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करेगा, बिकॉज जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग इज गोइंग टू क्रिएट, वो जाकर क्रिएट करके आता है एक बी ट्री, और ये बी ट्री लिंक्ड होता है सीधा उस डॉक्यूमेंट से। इसका मतलब इस बी ट्री के पास एट द एंड यू कैन थिंक अबाउट कि इसके पास ईमेल है जिसपे इंडेक्सिंग हुई है, इसके पास ईमेल फील्ड है जिसपे हमने इंडेक्स क्रिएट किया है, एंड डायरेक्टली व्हाट इट हैज द डॉक्यूमेंट रेफरेंस। इसके पास वो डॉक्यूमेंट रेफरेंस है। सपोज ईमेल है अमित @ और इंडेक्स हुआ है, तो देखो ऐसा ऐसे बुक के पीछे उस टॉपिक का नाम लिखा होता है, टॉपिक के आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है। तो मैं हर पेज को स्कैन करने के बजाय मैं सीधा ईमेल निकालूंगा, ईमेल का डॉक्यूमेंट निकालूंगा, सीधा डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाऊंगा इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग इट, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी फास्ट थिंग। तो हम लोगों ने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया, तो हम लोगों ने क्रिएट इंडेक्स किया और उसने जैसे इंडेक्स क्रिएट किया, तो इंडेक्स असल में एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जो सॉर्टेड कॉपी रख रहा है ईमेल की, यानी कि ईमेल की जितनी भी सॉर्टेड, अमित का ईमेल या अनिल का ईमेल या अजय का ईमेल या राम का ईमेल या राजेश का ईमेल, ये सब उसने यहां पर मेंटेन करके रखे। तो मेरे पास ईमेल का एक सॉर्टेड कॉपी ऑफ स्पेसिफिक फील्ड विच इज मैप टू योर डॉक्यूमेंट, ये गिवन है। तो इसका मतलब मेरे पास ईमेल और उसका एक डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस नंबर है ताकि मैं उस डॉक्यूमेंट में पहुंच पाऊं। तो MongoDB बेसिकली क्या कर रहा है, एक बी ट्री बना रहा है और एक ये बैलेंस बी ट्री है जो स्टोर कर रहा है आपके इंडेक्सिंग को। और ये इंडेक्सिंग एक स्मार्ट ब्रांचेस की तरह है, जिससे जब भी MongoDB सर्च करेगा तो इन ब्रांचेस में जाकर सर्च करना शुरू करेगा और उसके बेसिस पे जैसे उसे इंडेक्स की फील्ड मिलेगी तो वो जाकर डॉक्यूमेंट से पास पहुंच जाएगा। डॉक्यूमेंट पहुंचने के लिए क्या यूज करेगा, अंडरस्कोर आईडी यूज करेगा। तो यू कैन थिंक अबाउट कि जैसे हम लोगों ने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स बनते ही अपने पास दो चीजें मेंटेन हो गई, ईमेल के सॉर्टेड फील्ड्स और यहां पर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंडरस्कोर आईडीज, और ये डॉक्यूमेंट्स के अंडरस्कोर आईडीज एक्चुअली मैप टू द रियल कलेक्शन जहां पर आपके पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हैं। तो इसके बेसिस पे इट विल डायरेक्टली जंप टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो हमें समझ में आया कि इंडेक्स बनाने के लिए द एफर्ट इज वी जस्ट सिंपली स्पेसिफाई क्रिएट इंडेक्स, हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। नाउ वंस इंडेक्स इज गेट क्रिएटेड वी नीड टू फाइंड इट आउट कि अब क्या डिफरेंशिएशन आना शुरू होता है हमारे पास जब हम इंडेक्स बिल्ड कर देते हैं। तो वंस वी बिल्ड इट एन इंडेक्स, तो अब हमारे पास कंपैरिजन है। पिछली बार हमने देखा 10,001 डॉक्यूमेंट स्कैन हुए थे हमारे पास। मैं फिर से वही सेम क्वेरी चलाता हूँ अमित के, और फिर से उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस निकालता हूँ। तो जैसे मैंने फाइंड क्वेरी चलाया और फिर से मैं उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस दिखाता हूँ आपको इस बार। तो लेट्स जंप टू द एग्जीक्यूशन स्टेटस पे। दिस इज एग्जीक्यूशन स्टेटस पे हम पहुंचते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि टाइम कितना गया। तो पिछली बार जा रहा था 5 सेकंड, अब जा रहा है सिर्फ 1 मिली सेकंड, है ना। तो पिछली बार 5 मिली सेकंड था, अब सिर्फ 1 मिली सेकंड है, टाइम चेंज हो गया। और टोटल देखो डॉक्यूमेंट कितने एग्जामिन हुए, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पे पहुंचा है, क्योंकि उसके पास सीधा सीधा क्या वो डॉक्यूमेंट आईडी है और उस डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर आईडी से वो सीधा वहां पहुंचाया था हमें उस रिकॉर्ड पे। तो बेनिफिट क्या दिखा हम लोगों को कि जैसे इंडेक्सिंग लगाते हैं वो आपकी फाइंड स्टेज को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, इंस्टेंट ऑफ कि अगर हमारे पास इंडेक्स नहीं हो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आते हैं, राइट।
तो दिस इज एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या इम्पैक्ट है इसका। और अगर हम यहाँ से db डॉट कस्टमर्स पे जाकर गेट इंडेक्सेस करते हैं तो यहाँ बताया था कि हमारे पास एक इंडेक्सेसिंग बाय डिफॉल्ट एक अंडरस्कोर आईडी पे गिवन है, और हम लोगों ने भी जो बनाया दैट इज फॉर द ईमेल। ईमेल पे हम लोगों ने एक इंडेक्स क्रिएट करके आया है। और अगर हमें इंडेक्स नहीं किया आगे चल के तो db डॉट कस्टमर्स लिखते हैं, db डॉट कस्टमर्स, और यहां लिख देते हैं वी यूज अ थिंग कॉल्ड डॉट ड्रॉप इंडेक्स, और उस ड्रॉप इंडेक्स में वी कैन स्पेसिफाई जिस नाम से इंडेक्स बनाओ ये इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा। Once this index is dropped, you are able to see you have only one index.